हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद फतनानी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं हूँ, मेरा बैकग्राउंड है, मैं आईआईटी गांधीनगर और वीआईटी वेल्लोर से ग्रेजुएशन किया है मैंने, है ना। और उसके बाद आई वर्कड विद सम ऑफ द टॉप नॉच कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री एंड नाउ आई एम हियर ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं टू क्लियर जेई और नीट एकदम धमाकेदार तरीके से। लेकिन शर्त यह है कि मेहनत सबको करनी है ना, जबरदस्त ढंग से करनी है। सो अभी मैं अपनी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास 11th वाले बहुत ही शानदार गजब के स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना। मलाई नहीं लगा रहा हूँ, सच में मेहनत कर रहे हैं। तो आई एम सीइंग देम वर्किंग हार्ड। सो द पॉइंट इज कि अपन को मेहनत करते रहना है, ठीक है। रिविजन करते रहना है। सबसे प्यारी प्यारी चीज ये होती है, स्मार्ट वर्क वही होता है। रगड़ो मत अपने आप को। 10 महीने बाद कुछ किया नहीं, फिर वापस पढ़ रहे हैं, ये रगड़ाई है। थोड़ा 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 रोज करते चलो, ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है। लोगों को लगता है कि बड़ी चीजें करना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट ही है बस, और कुछ नहीं। स्मार्ट वर्क यही है, रिवीजन करते चलो। इन लॉन्ग टर्म यू विल बी प्राउड कि वाह क्या मेहनत की यार मैंने, थैंक गॉड कि भगवान जी आपने इतनी मेहनत करवा ली मुझसे। सो लेट्स बी थैंकफुल विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। हम लोग आज की क्लास में फ्लूइड्स देखेंगे, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स को कवर करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज सिट स्ट्रेट। सीधे बैठ जाएं, रिलैक्स योर शोल्डर्स, टेक अ डीप ब्रेथ इन and breathe out. And once again, deep breath in and out. Let there be a smile on the face. चेहरे पर एक मुस्कान हो. Take a deep breath in and breathe out. Deep breath in and breathe out. धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हम अपनी आंखें खोल सकते हैं. Slowly and steadily, with a smile on the face, we can open. So, शुरुआत करते हैं. हम लोग इस वक्त जिस चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसके मज़े ले रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स. काफ़ी ज़बरदस्त चैप्टर विथ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, क्योंकि हमारे आसपास हर दिन फ्लूइड मैकेनिक्स हो रहा है. हमारे घरों में जो टंकियां लगी हुई हैं, जो टैंक्स लगे हुए हैं, उससे पानी हमारे नलों में आ रहा है ना. हम दिन रात उस पानी को यूज़ कर रहे हैं. क्या है ये? फ्लूइड मैकेनिक्स. अलग अलग बॉर्डर्स के, अलग अलग विड्थ के, डायामीटर्स के तुम्हारे पाइप्स लगे हुए हैं. क्या है ये? फ्लूइड मैकेनिक्स. इतने सारे जो तुम्हारे वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगे हुए हैं. क्या है ये? फ्लूइड मैकेनिक्स. तुम्हारे घरों में, कई लोगों के घरों में वेल बने हुए हैं, है ना, कुएं. क्या है ये? फ्लूइड मैकेनिक्स. है ना, बोरवेल्स बने हुए हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स. एवरीथिंग अराउंड यू, तुम जिसमें हो, एयर, क्या है ये? फ्लूइड. फ्लूइड मैकेनिक्स में हो तुम. सो अ वेरी वाइड स्प्रेड सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और हमें काफी कुछ एक्सप्लेन करता है, सिखाता है ये. हम लोगों ने पिछली बार, आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट पढ़े थे फ्रॉम द चैप्टर. इनिशियली काफी सारी चीजें देखी थी इन द लास्ट क्लास विद रिस्पेक्ट टू स्टेडी फ्लूइड्स. स्टेडी फ्लूइड्स का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं आर्कीमेड्स प्रिंसिपल, ठीक है, और लॉ ऑफ फ्लोटेशन. तो अब आर्कीमेड्स प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशन को समझते हैं. लिखो, अपने पास हेडिंग डालना, आर्कीमेड्स प्रिंसिपल. उस आदमी का नाम ही आर्कीमेड्स था, ठीक है. अब देखो,
तो कहानी थोड़ी सी हास्यास्पद है, तुम लोग जानते भी हो कि वो बाथटब में बैठा था, उसको लगा मैं हल्का हो गया पानी में बह जाते ही, तो उसको दिमाग में चमका कुछ कि अरे ऐसा क्यों हो गया कि मैं हल्का क्यों हो रहा हूँ। तब उसको समझ में आया, ओ दादा रे, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जरूर पानी मुझ पर कोई फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, मेरी बॉडी पर मेरा वेट लग रहा है नीचे की तरफ, और जरूर पानी एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, इसीलिए मैं हल्का हो रहा हूँ। उसने वो जैसी तथ्य खोज लिया तो वो यूरेका यूरेका ऐसा कहकर भागने लगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ही सेड, ही रैन अराउंड, वेंट टू द किंग, उसने अपना पूरा जो भी विवरण था समझाया राजा को एंड एवरीथिंग, मतलब थिंग्स वेंट ऑन इस तरह से। राजा ने उसको शायद कुछ काम दिया था, उसे कहा था कि तुम्हें सोना जो है ना, कौन सा सोना कितना सही है और कितना मतलब गड़बड़ है, मतलब कि सोने में इम्प्योरिटी है किसमें नहीं है, वो फाइंड आउट कर सकते हो क्या, ऐसा कुछ उसको राजा ने टास्क दिया था। ठीक है, सो इस तरह से उसने आर्किमिड्स प्रिंसिपल के बारे में सोचा एंड देन ही केम अप विद एक्सट्रीमली गुड थिंग्स। ऐसा कुछ कहानियां अलग अलग जगह अलग अलग कहानियां। सो मुद्दे पे आते हैं, उसने जो बात कही थी उसको यहाँ पे लिखते हैं। देखो, अगर आप किसी भी प्रिंसिपल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को लेट अस से आपने इमर्स किया हुआ है एक लिक्विड के अंदर, सो लेट अस से हम लोग एक लिक्विड कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, ये पानी का एक लिक्विड कॉलम है ऐसा मानो, यहाँ पर हमने एक वेसल लिया हुआ है। ठीक है, अब इस वेसल में हमने क्या करना है, एक इस तरह से ऑब्जेक्ट डाल देना है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चीजें फ्लोट करती हैं, कुछ चीजें डूब जाती है, दोनों को एक एक करके देखते हैं। अभी के लिए हम किसी चीज को तैरा देते हैं, फ्लोट करा देते हैं। ठीक है, या कंप्लीटली पानी के अंदर मान दे, तो तुम जैसा चाहो। ठीक है, सपोज अगर वो फ्लोट कर रही है, तो अगर वो फ्लोट करती है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। अगर वो पानी के अंदर है मूलतः पहले तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, जैसा हमने कहा, एक होगा उसका वेट डाउनवर्ड्स, और दूसरा होगा उस पर लगने वाला एक खास तरह का फोर्स जिसके बारे में बात की आर्किमेड्स ने, और उस फोर्स को नाम दिया बॉयंसी, है ना, या बॉयंट फोर्स। क्या नाम दिया, बॉयंसी या फिर बॉयंट फोर्स। बॉयंसी वैसे फिनोमेना है, लेकिन कई बार बॉयंट फोर्स के सिनोनिम की तरह भी यूज किया जाता है। तो देखो, अब ना ये सब चीजें तुम लोग आपस में कभी कभी डिस्कस भी क्या करो, मतलब लेट्स से अगर तुम लोग आपस में दो चार दोस्त मिल के बैठे हो, तो कोई एक प्रॉब्लम लो, आईआईटी के दो चार क्वेश्चन उठाओ, मिल के बनाओ और डिस्कस करो उसके ऊपर। रियल रियल फिनोमेना हैपेंस व्हेन यू डिस्कस। मेरे साथ क्लास में डिस्कस करो चीजें, जब भी तुम लोग लाइक ब्रेक, कोई भी डाउट होता है, अपन ब्रेक ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा, तो डिस्कस करो। जितना चीजें डिस्कस करोगे ना, वो बेस्ट तरीका है लर्निंग का। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों के साथ डिस्कस करते हुए क्वेश्चंस को बनाओ। ठीक है, तो अब उसने बॉयंसी या बॉयंट फोर्स की बात की। क्या होता है बॉयंट फोर्स, उसने बोला एक अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड लगा है ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन एनी ऑब्जेक्ट whenever it is immersed in water, whenever it is immersed in water। तो लिखो यहां पर, whenever a body is partially or fully immersed in a fluid, whenever a body is is partially or fully immersed in a fluid,
an upward force acting on it is called लिखो an upward force and acting on it is called buoyant force. ठीक है, अच्छा ये तो एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या है कि जितना फोर्स इस पे काम कर रहा है, जितना फोर्स इस पे काम कर रहा है वो उस लिक्विड के मास के बराबर है या उस लिक्विड के वेट के बराबर है जो इस ऑब्जेक्ट के यहां पर, ये जब ऑब्जेक्ट इसके अंदर आया तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, जरूर यहां से कुछ पानी को उड़ा के फेंक दिया होगा बाहर. जब भी तुमने देखा होगा, तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हो तो क्या देखते हो, पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाता है. तो अगर वो लिक्विड पूरी, अगर वो वेसल पूरी तरह से फिल्ड है तो थोड़ा सा पानी ऐसे छलक के बाहर गिरा होगा, है कि नहीं. तो जितना पानी छलक के बाहर गिर गया उस लिक्विड को के अंदर उस सॉलिड को डालते ही, उस छलके हुए पानी के का जितना वेट है वो वेट इज बॉयंसी के इक्वल होता है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड बॉयंट फोर्स, जो फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है. एंड दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ liquid displaced by the immersed part of the fluid. लिखो weight of liquid displaced by the immersed part of the solid. ये fluid भी लिख सकते हैं यहाँ पे. Weight of the fluid displaced by the immersed part of solid. ठीक है, या that body. So this is the logic. ठीक है, अब इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है. ठीक है, b कभी बड़ा हो सकता है, कभी w बड़ा हो सकता है ना. और कई बार ऐसा हो सकता है कि b इक्वल हो w के. तो अपन उस लॉजिक को चेक करते हैं कि कब b बड़ा है, कब छोटा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अब जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, ऑब्वियस बात है इस बॉयंसी की वैल्यू उसके वेट के इक्वल है, तो हम जरूर लिख सकते हैं m इंटू जी, वेर m इज द मास ऑफ दैट लिक्विड. तुम लोगों ने सीखा है कि डेंसिटी क्या होती है. लेट्स से डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर रो एल है तो रो एल इज इक्वल टू जितना भी मास ऑफ द लिक्विड बाहर गया है अपॉन उसका वॉल्यूम. ठीक है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर गया होगा, उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम बाहर गया होगा जितना सॉलिड इमर्स किया है तुमने, जितना सॉलिड इमर्स किया है तुमने. तो तुम यहाँ क्या लिख सकते हो, दिस पार्ट इज बेसिकली लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. यहाँ लिखो दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड and this is equal to volume of solid immersed, volume of solid immersed. ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस एम एल की जगह रो एल इंटू रो एल, लेट्स से इंटू वी एल, वी एल की जगह लिख सकते हो वी इमर्स्ड. ठीक है, वी इमर्स्ड इंटू जी, ऐसा. ठीक है, सो ये लॉजिक है, ये फंडा है. एक बार लिख लो सब लोग ये, जैसे हो जाता है तो हैंड रेस करो. चलो ठीक है, देखो अब थोड़े से सवाल लगाते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं. देखो, सो लेट्स से हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, फ्लोटेशन के सिद्धांत क्या क्या है ना, सिद्धांत ऑफ फ्लोटेशन.
सो फ्लोटेशन लिख लो, फ्लोटेशन लॉज क्या है? देखो सिंपल चीजें हैं, कुछ बहुत ही नॉर्मल बातें कि अगर तुम्हारे पास इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको तुमने पानी के अंदर इमर्स किया हुआ है, उसको तुमने पानी के अंदर इमर्स किया हुआ है, तो क्या क्या चीजें हो सकती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्या क्या समझते हैं? एक ये हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर डूब जाए, ठीक है, तो इसको देखते जाते हैं। एक हो सकता है कि वो पानी में तैर जाए। तो लेट्स से हम मान लेते हैं कि इस समय जो पानी की डेंसिटी है वो रो एल है, और जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है लेट्स से वो रो एस है। अब समझते हैं इसको, क्या क्या केसेस होते हैं फ्लोटेशन के, कब करेगा कब नहीं करेगा। लेट्स से केस वन ले लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस भी लिक्विड में आपने इमर्स किया है, तो आप क्या पाओगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा, है ना। फ्लोट करेगा मतलब कुछ पार्ट अंदर रहेगा कुछ पार्ट बाहर, विथ सम पार्ट आउटसाइड एंड सम पार्ट विद इन। दूसरा केस, जब इसको अभी अपन प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है। केस टू लिखो, जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऐसे केस में क्या होता है कि आप क्या पाओगे, कंडीशन भी बनाते जाओ साइड साइड में। सो जैसे ये वाला जो है ये फर्स्ट केस है ऐसा मान लो, सेकंड केस यहाँ बना देते हैं, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा, वो जस्ट फ्लोट करेगा। सो लेट्स से हम जिसकी बात कर रहे हैं, अगर वो एक क्यूब के फॉर्म में, तो शायद तुम लोगों के लिए इमेजिन करना ज़्यादा आसान होगा। देखो इस तरह से कुछ, ठीक है, थोड़ा पार्ट अंदर थोड़ा बाहर। अब लेट्स से अपन बात करते हैं फिर से उसी क्यूब की, लेकिन अब की बार देखो कैसा हो जाएगा जब इक्वल होगा, तो जस्ट अंदर रहेगा ऐसा, मतलब उसका जो बाहर का सरफेस है वो जस्ट हल्का सा ऊपर होगा, और मोस्टली इट विल बी विद इन द फ्लूइड ऐसा। इस तरह से लगभग लगभग फ्लोट करेगा वो ऑब्जेक्ट। कब? सेकेंड केस में, केस टू, जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे के बराबर है। यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब तुम समझ रहे होगे धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है। देखो पहले ये रोएल ज्यादा था तो इसने थोड़ा इसको ऊपर बना के रखा, जैसे ही रोएस आया, रोएस आया रोएल के इक्वल, तो नीचे खसक गया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट और भी ज्यादा भारी होगा, केस थ्री, जैसे ही और ऑब्जेक्ट और भी ज्यादा भारी होगा तो ये सिंक कर जाएगा टू बॉटम। ठीक है, सिंक कर जाएगा टू बॉटम। यानी कि केस कैसा बनेगा, बना लेते हैं इसको। अब इसको थोड़ा सा यूनिक अंदाज में समझते भी हैं, है ना। बहुत प्यारा केस है, ध्यान से समझना। अब ये नीचे गिर गया है। तुम लोग ऐसी ऐसी चीजें अब डिराइव करने वाले हो ना, मजे आ जाएंगे। ठीक है, देखो अब लिख लो इसको, तीनों केसेस लिख लो। जैसे ही हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना, अभी हैंड रेज रखो जब तक नहीं हुआ है। जैसे ही हो जाए तो हैंड डाउन कर लो, हाँ।
इतने प्यारे इतने गजब केस बनते हैं इस चैप्टर में ना। ओ हो, जल्दी से करो फिर, फटाफट करते हैं उन सब केसेस को। हो गया, चलो बड़े आगे। ओके, कार्तिकेय हो गया क्या, देखो। यस। हाँ, चलो देखो अब क्या करते हैं। सपोज मैंने तुमसे अब एक सवाल पूछा, अब तुमको बस बनाते जाना और इसके मजे लेते जाने। अब तुमसे क्या सवाल पूछा है, सवाल ये है कि आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, उसको पानी के अंदर डाल दिया। क्वेश्चन लिखता है कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से। ज्यादा है का क्या मतलब है कि जरूर वो नीचे क्या कर रहा होगा, गिर रहा होगा। लेट्स सी, इस तरह से वो क्या कर रहा है, पानी में नीचे गिर रहा है। अभी अभी तुमने ऐसा छोड़ा, ऐसा तुमने ऊपर से एक बॉल ली, ऐसा समझो एक हैवी मेटल बॉल ली, उसको पानी में छोड़ दिया, अब वो नीचे गिर रही है। ठीक, क्या कर रहा है वो मेटल बॉल नीचे की तरफ गिर रही है। क्वेश्चन ना आपको कहता है कि लिक्विड जो है वो नॉन विस्कस है। अब विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस क्या होता है। हनी जो होती है ना, हनी तुमने देखा होगा कैसी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, उसको ऐसे नीचे गिराओ कभी तो देखो कि धीरे धीरे गिरती है, टपक टपकती है, मतलब उसका जो मोशन रहता है तुम देख के दंग हो जाओगे, द वे इट्स स्मूथली फॉल्स डाउन। ऐसे लिक्विड्स जिनका ऐसा टपकना बड़ा धीरे होता है, अभी के लिए उनको विस्कस फ्लूइड्स मान लो। और जो लिक्विड फटाक से गिर जाते हैं जैसे पानी, उसको नॉन विस्कस मान लो। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर के अंदर। यहाँ लिखो, अज्यूमिंग दैट वाटर इज नॉन विस्कस। अज्यूम मतलब विस्कोसिटी का कोई रोल नहीं है भाई, आप जानते भी नहीं अभी तक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अगर वाटर विस्कस नहीं है तो क्वेश्चन बोलता है कि अगर आपने एक स्फीयर लिया हुआ है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको लिख देता है इज आर नॉट, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है दैट इज रो नॉट, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है रो एल। तो क्वेश्चन लिखता है आपको ये बताइए कि वो किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, उसके एक्सेलरेशन क्या है नीचे जाने की, किस एक्सेलरेशन से धर 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 नीचे जाता जा रहा है। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। अब एक और चीज पूछता हूं, विथ व्हाट एक्सेलरेशन डज दिस ब्लॉक गो डाउन। है ना, ये उस छोटे से स्फीयर के लिए दिया हुआ है। लिक्विड के लिए डेंसिटी मैंने रो एल लिख दिया, और क्या लिखते हैं, विथ व्हाट डेंसिटी, विथ व्हाट डेंसिटी डज इट, विथ व्हाट एक्सेलरेशन, व्हाट एक्सेलरेशन डज इट फॉल। ठीक है, चलो ट्राई करो, मेरे साथ कौन करेगा, एनीवन, जल्दी से हैंड रेस करो, तत्परता दिखाओ फटाफट, जल्दी। ओके कुशल, हाँ ट्राई करते हैं। क्या करेंगे कुशल, हमारे पास लॉजिक क्या है, सबसे पहले बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकाले जाती है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या सिखाया है। नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट का पहले हम लोग क्या बना देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, सही कह रहा हूँ कुशल। यस सर। हाँ, क्या क्या करें बोलो, एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, ऐसा कुछ, क्या होता है वो ऑब्जेक्ट का वेट, डब्ल्यू लिखते हैं, और एक होगा उस पर लगने वाली बुआयेंसी। बॉयंसी। तो यहाँ पर बना देते हैं उस पर लगने वाली बॉयंसी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बॉयंसी ऊपर लग रही है और वेट नीचे लग रहा है, ऐसा। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों को उसकी एक्सेलरेशन बतानी है। तो ये जरूर नीचे जा रहा होगा, सपोज हम लोग को क्वेश्चन में बोल देता है
कि जो लिक्विड का जो डेंसिटी है ना दैट इज लेस देन द लिक्विड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है, स्फीयर के लिए डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो नीचे जा रहा होगा, सही कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तुमने ऊपर से छोड़ दिया है, ठीक है, और वो नीचे जा रहा है। तुम ये मान के चलोगे कि दिस इज हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें किस में आंसर देना है, आई जे और के टर्म्स में। समझ में आ रही है बात? हाँ, यस सर। चलो बताओ अब नेट फोर्स क्या हो जाता है। नेट फोर्स बी इज माइनस ऊपर बी की तरफ, माइनस डब्ल्यू। हाँ ऊपर की तरफ बी लग रहा है, नीचे डब्ल्यू लग रहा है, तो अपन क्या लिख देते हैं, बी माइनस डब्ल्यू बी, लेकिन अपन डब्ल्यू माइनस बी भी लिख सकते हैं, अपने ऊपर है मतलब, ठीक है, आखिरी में माइनस की यस साइन सर। लगा देना, अप टू यू। तो यस लेट्स सर। से तुम ऊपर वाले को प्लस बी जे कैप कहते हो, नीचे वाले को क्या बोलोगे, बोलो प्लस माइनस ऑफ डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जे कैप। कैप, है कि नहीं? ठीक है, अब बी और जे की वैल्यूज लिख लेते हैं। बी क्या होता है, बॉयंसी क्या होती है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो एल इंटू इंटू वी इमर्ज टाइम्स ऑफ जी। तो बताना ये पूरा का पूरा इमर्स हो गया है या थोड़ा सा बाहर है? सर पूरा इमर्स है। पूरा इमर्स हो गया है, तो हम लोग सबसे पहले बॉयंसी लिखते हैं। बॉयंसी होती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड टाइम्स ऑफ जी, ठीक है। फिर आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन पे कि वॉल्यूम इमर्स्ड को क्या लिखें, बोलो 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज स्फीयर है ना, और पूरा का पूरा इमर्स्ड है, फुली इमर्स्ड है, फुली इमर्स्ड है ये, ठीक है। बॉयंसी आ गई, वेट क्या हो जाएगा लिक्विड का, बोलो सॉलिड का, उसका मास इनटू जी। उसका मास कैसा हो जाएगा, डेंसिटी इनटू उसकी वॉल्यूम, सही कह रहा हूँ? यस सर। तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टाइम्स ऑफ जी। अब डेंसिटी ऑफ जो सॉलिड है रो एस, है ना, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड का वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, रो नॉट के इक्वल है, ठीक है। और जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, कोइंसिडेंटली यहाँ पर जितना वॉल्यूम इमर्स है वो किसके इक्वल है, हियर इन दिस केस, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हाँ हियर लिख लो, ये जो वॉल्यूम इमर्स्ड है वो कोइंसिडेंटली वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के इक्वल है, बिकॉज फुली इमर्स्ड, एज फुली इमर्स्ड लिख लो ये, बिकॉज ये फुली इमर्स्ड है। कई बच्चे ना फटाफट लाइक हड़बड़ी में सोचते हैं कि मुझे तो आता है, ऐसा मत सोचो, आता है लेकिन हो सकता है 5 महीने बाद ना आता हो, तब याद आ जाएगा इसको देख के, इसलिए लिखो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर या सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्स्ड, क्योंकि पूरी तरह से डूब गया है, डूब क्यों रहा है, बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जैसा अपन ने देखा ये वाला केस है, थर्ड केस। So this is also equal to 4/3 पाई आर नॉट का, लिख लो, इंटू जी, ठीक है। अब बस क्या करना है, नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के, लिख लो, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो वॉल्यूम आई है जो भी, ठीक है, इंटू जी कॉमन निकल जाएगा, ऊपर की तरफ रो एल है, नीचे की तरफ कैसा है, रो एस है ना, सही कह रहा हूँ, है ना, और क्या वैल्यू है साथ में, जे कैप, है कि नहीं? तो इस तरह से अपनी एक्सेलरेशन आ गई, तो ए नेट को मैं लिख सकता हूँ, जो भी वॉल्यूम आई मतलब 4/3 पाई आर क्यूब बाय मास ऑफ द, ये मास किसका है, मास किसका है, स्फीयर का, तो स्फीयर नीचे गिरा है, तो यस। मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी वॉल्यूम इनटू, उसकी वॉल्यूम इनटू उसकी डेंसिटी, है कि नहीं? डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इनटू उसकी डेंसिटी इज इक्वल टू वही वॉल्यूम जो आई है, सेम है, 4/3 पाई यस। आर नॉट क्यूब इंटू जी टाइम्स ऑफ रो एल माइनस रो एस टाइम्स ऑफ जे कैप। फिर क्या करें बोलो, तो यहाँ पर वॉल्यूम ये दोनों ऐसे साइड कट जाएगी, ट्रांसफर। है कि नहीं? गुड। अब ए की क्या वैल्यू होगी, जी, अच्छा दोनों में से कौन बड़ा है कुशल, रोएस बड़ा है कि रोएल बड़ा है? रो एस। रोएस, इसलिए अपन काम करते हैं रोएस को पहले लिख देते हैं, ठीक है, और माइनस की साइन बाहर निकाल देते हैं, है ना, और नीचे क्या ले आते हैं, नीचे क्या ले आते हैं, रोएल, है ना, रो सही कह एस। रहा हूँ कुशल, तो यस। रोएल को नीचे ले आओ, ऐसा, देखो सही लिखा है, यस। ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, सही लिखा है देखो, यस। आ रही है एक्सेलरेशन,
समझ में आया क्या सवाल? क्या किया हमने? सबसे पहले अपन ने नेट फोर्स लिखा, उसको लिखा बॉयंसी और वेट का डिफरेंस है ना, क्योंकि वेट नीचे लग रहा है, बॉयंसी ऊपर लग रही है, आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखा, और फिर इसको एक्सपैंड करते गए, बॉयंसी का वैल्यू डाले इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स ऑफ इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू जी, फिर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो नीचे लग रहा है दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, और मास को लिखा हमने डेंसिटी इनटू कितना, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। कोइंसिडेंटली यहाँ पे वॉल्यूम जितनी इमर्स्ड है वो सॉलिड के वॉल्यूम के इक्वल है। फिर बस वैल्यूज डाल दी और आंसर आ गया। अच्छा, किस किस को क्लियर हुआ ये लॉजिक? इजी था लॉजिक, अगर आपको क्लियर, ऐसे अपन ने लाखों क्वेश्चन बनाए हुए हैं, मतलब टू बी मेटाफोरिकल। समझ में आ गया तो हैंड रेज करो, आगे बढ़ो जल्दी से फटाफट। हाँ, एक छोटा सा डाउट है। पूछो पूछो। हाँ, हाँ, जब ये मास को हम लोग रो मतलब डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिख रहे हैं तो वहाँ पे रो एस आएगा क्या? कहाँ पे? सर ये सेकंड एस्पेक्ट लेफ्ट हैंड साइड। ओह अरे यार, थैंक गॉड तुमने पॉइंट आउट कर दिया। हाँ, रो एस आएगा, ऑफ कोर्स रो एस आएगा। करेक्शन कर लो यार, ये मैंने देखा नहीं था। ऑफ कोर्स रो एस ही आएगा, मास तो यहाँ पे लिखा ही है ना अपन ने, प्रिंटिंग मिस्टेक थी वो, लिखा लिखा तो है, ये सेम चीज तो है। आगे बढ़े, डन डनाडन, जैसे लिखना हो जाए हैंड डाउन कर लो वापस से। हो जाए तो बताओ, ठीक है? हैंड डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। और ये आई जे के ऐप देख के डरना मत भैया, वेक्टर्स ही हैं, सिंपल अपन ने समझे हैं और तुमको बार बार यूज करा रहे हैं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग रहे। बढ़े आगे, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगला सवाल देखो, यहाँ पर क्वेश्चन लिखता है आपके पास इस तरह से, एक सॉलिड, एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर, उस फ्लूइड के अंदर एक आपने बॉल लगा रखी है, अब की बार हल्की बॉल है काफी, ठीक है, लाइट सी बॉल है, और ऐसे फ्लोट कर रही है वो लिक्विड में, फ्लोट कर रही है और ऊपर जाना चाहती है, ठीक है, ऊपर जाना चाहती है, और आपने ऊपर जाने भी दिया, ऐसे छोड़ दिया बॉल को, तो जूम करके ऊपर चली जाएगी ऐसा, ठीक है। अपनी आपने क्या किया, इसको नीचे से दबा के रखा है, ऐसे दबा के रखा है और छोड़ दिया, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि कितनी देर में यहाँ ऊपर तक पहुंचेगी? क्या पूछ रहा है, यहाँ से आपने छोड़ दिया तो कितनी देर में ऊपर तक पहुंचेगी, ये एक सवाल है। तो एक बार लिखो, यहाँ पे आपने ऐसे बॉल को छोड़ दिया है, क्वेश्चन क्या लिखता है, इसकी जो डेंसिटी है ना बॉल की, वो लिक्विड से कम है। लिक्विड से कम है मतलब इसकी नेचुरल टेंडेंसी ऊपर उठने की है, ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी कैसी है, ऊपर उठने की है। ये लिक्विड की डेंसिटी, ये सॉलिड की डेंसिटी, इसकी ऊपर उठने की टेंडेंसी। हमने इसको नीचे से दबा के रखा हुआ अपने हाथ से, तुमने जैसे ही अपना दबाव हटाया तो बॉल थड़क से ऊपर आएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, पहली चीज आपसे पूछ रहा है कि वो किस वेलोसिटी के साथ, सबसे पहले तो किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी ये बताओ, ठीक है। उसका बॉल का फिर से आप मास m मान लो, अब की बार बॉल का जो मास है वो m मान लो, ठीक है, बॉल का मास m है, किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, ठीक है, आप ऐसा मानो अगर इसका हाइट जो है वो h है, ठीक है, हाइट कैसा है h, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब वो रुकी हुई थी, ठीक है, तुमने रोक के रखा है किसी फोर्स से, ऐसा करके रोक के रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक हिंज है, जैसे ही हिंज को तुम ऊपर उठाते हो तो वॉल, जैसे ऐसे हिंज है, जैसे ही तुम ऊपर उठाते हो लेवर को तो धड़ाक से ऊपर खिंचाएगी, तो किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी ये बताना, मतलब किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, ये एच है। एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो कितने टाइम पर वो सरफेस तक पहुंच जाएगी, टाइम टू रीच द सरफेस, टाइम टेकन, मतलब यहां से इसको यहां पहुंचना है, ठीक है, इसको, उसको कितना समय लगेगा, टाइम टेकन टू रीच द सरफेस।
अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि एक बार वो ऊपर पहुंच गई सरफेस पर, फिर उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है जब वो सरफेस पर पहुंची? तो उसकी वेलोसिटी एट द सरफेस, उसको ना एच के टर्म्स में लिखाना, इन टर्म्स ऑफ एच, टी के टर्म्स में नहीं, इन टर्म्स ऑफ एच। ठीक है, अगर ये एक बार आ गया, चौथी चीज जो हमको फाइंड आउट करनी है कि अब वो सरफेस तक तो आ गई, लेकिन वो तुमने इतना नीचे से फेंका है, तो सरफेस तक आते आते उसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी है। अब इस वेलोसिटी के साथ वो ना पानी से उछल के ऊपर आ जाती है। तुम करके देखना है, एकदम बॉल को एकदम नीचे रखना, ठीक है, छोड़ देना, तो बॉल धड़ाक से ऊपर आएगी और थोड़ा सा ऊपर तक जंप करेगी, थोड़ी सी ऊपर तक जंप करेगी। तुमको बताना है कितना ऊपर तक वो जंप करती है। लेट्स से कैपिटल एच हाइट ले लेते हैं, सरफेस में थोड़ा ऊपर तक वो जंप करेगी, कितना ऊपर जाएगी ये बताना है। ये ऐसा, लेट्स से एच हाइट तक ऊपर जा रही है, फिर यहां पर जाकर उसकी वेलोसिटी फाइनली जीरो हो जाती है। तो आपको बताना है टिल व्हाट हाइट एच अबव वाटर डज इट जंप। टिल व्हाट हाइट अबव वाटर डज इट जंप। अच्छा, फिर एक बार वाटर के ऊपर जंपिंग हो गई, फिर क्या बताना है कि आपने ये बताना है उसको उस हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक है, हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू, हाउ मच टू कवर दिस एच हाइट। ये एच हाइट उसने कितनी देर में कवर की, ये पांचों चीजें आपको निकालनी है। इसमें तुम्हारी काइनेमैटिक्स भी आएगी, इसमें तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी आएगा, और फ्लूइड्स भी लगेगा, और तुम कर भी लोगे, और तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी भी लग सकता है। इतना गजब सवाल है ये। एक सवाल कई सारे, एक तीर कई सारे निशाने। ठीक है, तो एक एक करके सबसे करवाते हैं। आयुष शुरू करो। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन बताना आयुष, वेक्टर फॉर्म में नहीं, ऐसे ही। हाँ, यस आयुष, बिगिन द गेम। ये सब सर, तो इसमें हाँ वही जो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था करें। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सबसे पहले इसका क्या बना लें, फ्री बॉडी डायग्राम। एफपीडी। यस सर। एफपी बना लेते हैं। तो ये पानी के अंदर है और ऊपर आ रही है, फिर ऊपर आते आते इस पे अलग अलग तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक है, बोलते जाओ। एक लग रहा है नीचे की तरफ वेट। वेट, दूसरा क्या लग रहा है? बॉयंसी। buoyancy। एक लग रहा है नीचे की तरफ वेट, एक लग रहा है ऊपर की तरफ buoyancy। तो buoyancy इसको ऊपर लेके आ रही है, सही, ऐसा कह सकते हैं अपन। यस सर। ठीक है, तो buoyancy इसको ऊपर लेकर आ रही है, ये बी है, और नीचे वेट लग रहा है। हाँ, फिर बोलो। सर तो एक्सेलरेशन बतानी है पहले केस में। हाँ, सर बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो नेट फोर्स इज बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। एम दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना? यस एम सर। तो दिया हुआ है, ठीक है। फिर बी क्या होता है? वॉल्यूम इमर्स, सर रो एल वी इमर्स इंटू जी। रो एल इंटू जी, और माइनस वेट कितना होता है? एम इंटू जी। जी। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में इन्होंने वॉल्यूम तो नहीं दिया, तो कैसे निकाले वॉल्यूम मास?
तो वॉल्यूम इमर्स्ड है ना, तो वो इस बार उसके इक्वल हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम के इक्वल? यस सर। अच्छा, तुम बोल रहे हो तो मान के लिख लेते हैं अभी, लेकिन देखते हैं अभी, अभी मुझे नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है। तुम कहते हो तो लिखते हैं क्या, कि जितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, क्योंकि वो फुली अंदर है पानी के, तो तुम कह रहे हो ये सॉलिड के वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक है, फिर वो भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में तो मास दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो सिर्फ मास दिया हुआ है, वॉल्यूम थोड़ी दिया है ना, उसका रेडियस दिया है। सर हाँ बोलो। डेंसिटी टू मास अपन वॉल्यूम लगाएंगे। ओहो हो, आयुष, फ्रेंड्स टू द रेस्क्यू, चलो क्या कर रही है आयुष? हाँ यहाँ पे चलो पहले वीएस डाल देते हैं। हाँ आयुष बोलो, क्या लिखें? डेंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं, बोलो? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा आयुष? एम बाय एम बाई रो। रो एस। देखो अलग अलग तरह की मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। ठीक है, मतलब जो नहीं दिया है उसके टर्म में देखो क्या कर सकते हैं और लगा दो, ये अपना मेन नियम होना चाहिए। देखो ना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या नहीं दिया हुआ है, लगाओ। तुम्हारे पास ना बेस्ट तरीका ये होता है, वॉट यू कैन डू विथ वॉट एवर यू हैव इन हैंड, डोंट लुक आउट फॉर रिसोर्सेज। अभी तुम्हारे पास क्या दिया है भगवान ने जीवन में, उससे क्या बेस्ट कर सकते हो देखो, है ना। लुक वॉट एवर गुड रिसोर्सेज यू हैव इन हैंड एंड पुट देम टू यूज एंड सी व्हाट मिराकल देन नेचर डज। अब हमने एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, एम कॉमन निकल जाएगा, सही कह रहा हूँ? यस सर। तो एम कॉमन निकल गया, ये ए इज इक्वल टू, यहाँ भी एम कॉमन निकल गया, तो कैसा हो गया, यहाँ तो एम जी कॉमन निकल रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। क्या हो जाएगा, रो एल माइनस रो एस माइनस वन, ऐसे ही हुआ, यस सर। है ना। तो अब यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी जरा बोलो? एक्सेलरेशन इज एम जी इंटू रो एल बाय रो एस माइनस वन। सही कह रहा हूँ? कहाँ की तरफ है एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो अगर आई जे के टर्म्स में लिखना हो तो ऊपर की तरफ प्लस जे कैप के टर्म्स में आती है ना। तो एम कट जाएगा। एम कट चुका है, ठीक है, कूल। तो अपवर्ड्स। फिर बोलो अगला सवाल ले लेते हैं विराज। हाँ, कैसे करें अब, एक्सेलरेशन तो आ गई, कितना समय लगेगा उसको ऊपर सरफेस तक आने में? अच्छा ये पहले तो ये बताना विराज, ये एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर कांस्टेंट है। क्योंकि जी कांस्टेंट है, रो एस और रो एल तो चेंज नहीं जी हो सर। रहा है, वो जैसी डेंसिटीज है वैसी है, तो ये डेंसिटी कांस्टेंट है। तो सेकंड केस में आपको बताना है कि कितने टाइम के अंदर वो बेस ऑफ द वेसल से हाइट, जो टॉप मोस्ट सर्फेस ऑफ द वेसल है, वहां तक पहुंचती है बॉल। ठीक है, हाँ बोलो 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 सर महाराज। हाँ तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा देंगे, थर्ड लगेगी नहीं क्योंकि उसमें टाइम आता ही नहीं है। ठीक है, तो अपन ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन है दिख रहा है, टाइम निकालना है इसके लिए कितना लगेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तुम कह रहे हो काइनेमेटिक इक्वेशंस लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है कौन सी इक्वेशन लगती है, काइनेमेटिक इक्वेशंस लगती है, तो यहीं से समझ में आया पहले तो। देयरफॉर काइनेमेटिक equations to be used. Okay. Okay, फिर हाँ बोलो नेक्स्ट, फंडा बोलो। तुम कह रहे हो सेकंड वाली लग नहीं, अब कौन कौन सी तीन होती है जरा रिकॉल करा दो सबको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर s इज इक्वल एस टू इज इक्वल टू यू टी यू टी प्लस हाफ प्लस ए टी हाफ ए स्क्वायर। टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। ठीक है, अब क्या करें बोल रहे हो? सर थर्ड लगेगी नहीं क्योंकि टी आता नहीं, अपन को टाइम ही निकालना है। अपन को टाइम निकालना है, ठीक है, और सेकंड लग सकती है क्या? इनिशियल वेलोसिटी लिखता है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यस सर। तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, जीरो। शुरुआत में वो रेस्ट पे है ना, बिकॉज ऑफ दिस। फिर जैसे ये ऐसे छलकता है तो ये ऊपर चले जाएगा, इसका मतलब सेकंड वाली लग सकती है क्या? देखो हमको हाइट भी दी हुई है, हमको हाइट भी यस दी सर। हुई है ना, सेकंड वाली लगा देते हैं। बोलो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है? S एच इज इज इक्वल इक्वल टू टू यू हाफ ए टी टी।
प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ऊपर की तरफ जाना है ना? ये तो दिख ही रहा है पहली चीज तो कि एस यू 0 है इसमें, तो u को 0 डाल दिए क्योंकि ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट है। मतलब उसको तुमने प्रेस करके रखा है बेसिकली, इसीलिए बस। फिर दूसरी चीज, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब h कैसा, s कैसा होना चाहिए, प्लस एच या माइनस एच? प्लस एच। प्लस एच। तो यहाँ पर प्लस एच डाल देंगे, ठीक है। और कुछ? एक्सेलरेशन निकल गया, कितना आया था बताओ? हाँ, जी इंटू रो एल बाय रो एल -1। जी इंटू रो एल बाय रो एस -1। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ये भी प्लस लिख देते हैं, है ना? अब हमने टाइम निकालना है तो यहाँ से एक्सप्रेशन में फॉर्मूला डाल दो, आंसर निकल आएगा। तो एक्सप्रेशन लिख देते हैं, टी कैसा आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2s बाय ए का अंडर रूट, है ना? यस सर। अब विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h होल बाय ए का मतलब हो जाना है, क्या आ जाना है, ये वाली वैल्यू, तो मतलब g बाय रो एस बाय रो एल बाय रो एस -1। सही कह रहा हूँ? देखो, चेक कर लो। यस सर। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब तुम चाहो तो इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लो। अरेंज कर लो से मेरा मतलब है तुम इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू रो एस टाइम्स ऑफ एच होल बाय जी टाइम्स ऑफ रो एल माइनस रो एस। हो रहा है क्लियर? यस सर। सपोज इसमें मैं एक एडिशन तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता कि अगर मैं इससे एक लाइटर डेंसिटी की बॉल लेता हूं, ठीक है, लाइटर डेंसिटी की बॉल लेता हूं, तो उसको ऊपर आने में ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? सर लाइटर डेंसिटी ना? हाँ, मतलब रेयरर रेयरर बॉल लेता हूँ, मतलब जैसे अभी एकदम मेटल की बॉल लिया है सपोज, या लेट्स से अभी प्लास्टिक की बॉल लिया है, तो मैं थर्माकोल की बॉल ले लेता हूँ। थर्माकोल उससे और भी हल्का है प्लास्टिक से, ऐसा सोचो। मतलब उसकी डेंसिटी और भी कम है थोड़ा सा, और इट इज रेयरर इन नेचर। तो क्या होगा, कम टाइम लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा? सर कम टाइम। कम टाइम लगेगा। गुड, समझाओ कैसे? सर फॉर्मूले में डाल देंगे, अभी जब सॉलिड की डेंसिटी देखेंगे हम्म। और अभी जब थर्मोकोल की मतलब जो नया ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी देखेंगे तो फिर अपन देखते हैं कि नीचे जो है डिनोमिनेटर कम हो जाता है माइनस जाके। ठीक है, देखो मतलब देखो ओवरऑल डिपेंडेंस समझाओ सबको कि रोएस के ऊपर टी कैसे डिपेंड कर रहा है। पहले तो कोई भी चीज जो न्यूमरेटर में होती है, उसके बढ़ने से टी को बढ़ना चाहिए। सही कह रहा हूँ? यस सर। अगर रोएस बढ़ गया तो टी को बढ़ना चाहिए, अगर रोएस घट गया तो टी को घटना चाहिए, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। सही कह रहा हूँ? अच्छा, वैसे ही अगर जो चीज डायरेक्टली नीचे होती है, मतलब ऐसे ही, लेट्स से अगर कोई यहाँ थीटा नीचे होता, तो थीटा के बढ़ने से फिर टी कैसा होने लगता, कम होने लगता है कि नहीं, अगर होता यस तो। लेकिन अगर माइनस थीटा नीचे होता तो बढ़ने लगता। हाँ, तो डिनोमिनेटर में अगर माइनस साइन आ गई तो वो उल्टे के उल्टे को कैंसिल कर देता है इफेक्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो नेगेटिव रोएस वाला टर्म आ रहा है, ये क्या कर रहा है, नेगेटिव के नेगेटिव को कैसा कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस वाली रोएस को अल्टीमेटली जब तुम रोएस बढ़ाओगे तो माइनस रोएस क्या करेगा, घटेगा, है ना? माइनस रोएस क्या करेगा, घटेगा। इसका मतलब 1 बाय जो भी समथिंग माइनस रोएस जो भी है वो क्या करेगा, फिर बढ़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि माइनस रोएस घट रहा है तो उसका उल्टा क्या करेगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर उसका रेसिप्रोकल बढ़ेगा मतलब फिर से टी क्या करेगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। लेकिन ये कब होगा, ये सब कब होगा, जब तुम हायर डेंसिटी लोगे। लेकिन जैसे ही तुम लोअर डेंसिटी लोगे, मतलब जब तुम डेंसिटी को घटा दोगे, रोएस को कम कर दोगे, तो टी को, मतलब इसके वजह से तो टी को कम होना ही चाहिए। इसके वजह से टी को यहाँ से अगर ये घटेगा न्यूमरेटर तो ये भी कम होना ही चाहिए। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, नीचे जो रोएस है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बोलो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, माइनस रोएस क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसका यस सर। मतलब 1/समथिंग लेट्स से रोएल माइनस रोएस क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। घट, अरे घटना चाहिए ना, क्योंकि माइनस रोएस बढ़ रहा है यस तो सर। 1/-माइनस रोएस क्या करेगा, यस घटेगा सर। ना। समझ रहे हो?
ये Yes, sir. नेगेटिव और ये रेसिप्रोकल और नेगेटिव एक दूसरे का प्रभाव उलट दे रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes. ऐसे कैसे मत बोलो सच्ची में। नहीं सर, समझ रहा हूँ। हाँ, तुम बोलते हो एक जवाब, फिर बाद में आंसर गड़बड़ सड़बड़ आते हैं, फिर पूछना पड़ता है कि भैया समझ में आया कि नहीं। फिर सब बोलते हैं सर आपने क्या क्या कर दिया सर, फिर आज तो बोलता तो जा रहा था, आप लिखते भी जा रहे थे, हाँ में भरते हो फिर। चलो ठीक है, लेकिन ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता है। हाँ, फिर टी क्या हो जाएगा बोलो, टी क्या हो जाएगा? कम। कम। इसका मतलब ऊपर वाले इम्पैक्ट, ऊपर वाले रोएस के घटने से भी टी कम हो रहा है, और यहाँ पर जो नीचे माइनस रोएस बढ़ रहा है उसके वजह से भी टी कैसा हो रहा है? कम। तो नेट इफेक्ट कैसा आ जाएगा? टी कम। इसका मतलब अगर तुमने एक लाइट इससे कम डेंसिटी की बॉल ले ली जो अभी ली है, तो फटाफट ऊपर पहुंचेगी, फास्टर, है ना? वो कैसे करेगी? फास्ट ऊपर पहुंचेगी। टी कम लग रहा है मतलब कैसा? फास्ट ऊपर पहुंचेगी, है ना? केसेस ले रही है अपन ने इसमें, तो पूरा है क्लियर? Yes, sir. सपोज अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उससे क्या होगा? लिक्विड का सपोज और उसके टेम्परेचर का सपोज सॉलिड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सपोज अगर मैं सॉलिड को टेम्परेचर इम्यून रखता हूँ, सिर्फ लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, तो उसकी डेंसिटी क्या कर जाएगी? कम, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, है ना? सारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे कि नहीं के लिक्विड्स के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो उसकी वॉल्यूम कैसी हो जाएगी? बढ़ने कम। लगेगी। अरे लिक्विड की वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगी, डेंसिटी कम होगी। Yes, sir. हाँ, डेंसिटी कैसी करेगी? कम। तो अगर रोएल यहाँ पे कम होगा तो टाइम कैसा हो जाएगा? ज्यादा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो? इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब बॉल कैसा समय लेगी? ज्यादा समय लेगी। मतलब एक गर्म पानी के अंदर अगर तुमने प्लास्टिक की बॉल नीचे रखी तो ऊपर आने में ज्यादा समय लेगी, लेकिन एक ठंडे पानी में रखी तो फटाक से ऊपर आ जाएगी। सही कह रहा हूँ? Yes, sir. एक बार ये कोई मुझे वापस समझाओ जो भी मैंने समझाया। आयुष, एक बार इस कॉन्सेप्ट, या कार्तिकेय एक बार इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझाओ। कार्तिकेय, मैंने जो अभी भी बोला, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला केस। हाँ, क्या बताया मैंने? अगर मैंने लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, लेकिन जो सॉलिड है उसको रखा टेम्परेचर इम्यून, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। सपोज वो एडियाबेटिक वॉल से बना हुआ है, ठीक है, उसकी वॉल्स एडियाबेटिक है, उसके अंदर पानी गर्मी कोई असर नहीं कर सकती, तो क्या Yes. होगा? हाँ, तो क्या होगा ऐसे केस में? समझाओ। अगर टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बढ़ गया तो उसकी वॉल्यूम क्या करेगी? बोलो कार्तिक, वॉल्यूम क्या करेगी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। उससे डेंसिटी क्या कर जाएगी? घट घटेगी। जाएगी। अगर डेंसिटी घटेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिनोमिनेटर घट जाएगा, तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या करनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बढ़नी फिर चाहिए। इसका मतलब टाइम कैसा लगेगा? अब ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा। लगेगा। इसका मतलब अगर तुमने एक बॉल को नीचे से ऐसे पकड़ के रख दिया, फिर छोड़ दिया, लेट्स से प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, पानी के अंदर ऐसे दबा के रख दिया, फिर छोड़ दिया, तो जिस एक्शन से ऊपर आएगी वो अब की बार धीरे धीरे होगा। पहले कोल्ड में फटाक से आई, गर्म में ऐसे धीरे धीरे ऊपर आएगी। बात समझ में आ गई क्या? जितना ज्यादा गर्म Yes, sir. पानी, उतना उसको और मुश्किल होगी ऊपर आने में, क्योंकि टाइम और बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि डेंसिटी रो एल और तक घटता चला जाएगा। क्या हमें लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, सुपर डुपर केसेस हैं ये, तो इसको अपने पास संभाल के सहेज के रखो। ठीक है, ये कहाँ जाएगा कुशल? कौन सी कॉपी में लिखना पड़ेगा इनको? फॉर्मूला को आज ही लिखो, ठीक है, आज कल में जैसे ही फ्री होते हो। मेहनत करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ये कॉन्सेप्ट किस किस को क्लियर हो गया? हैंड रेज करो तो यार। अरे वाह, मेजॉरिटी में आज सब हो रहा है। हाँ? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला केस बनाओ। क्या लिखता है अगले केस में? टाइम तो आ गया, फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? हाँ पढ़ो। शिवांजलि माइक काम कर रहा है? चलो कुशल, हाँ पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखता है? अगली चीज क्या फाइंड आउट करना है? ये दोनों तो आ गए।
सर वेलोसिटी फाइंड करनी है। करो फाइन। सर इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करेंगे। हाँ, या तो वो यूज कर दो या एक और यूज कर सकते हैं क्या, सेकंड थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हाइट दी हुई है। सर बट उसमें स्क्वायर वगैरह सब आ जाएगा। हाँ, वही आएगा आंसर, तो वही आना ना, जो भी यूज करो आंसर तो वही आना है। यस सर, थर्ड इजी पड़ेगी। थर्ड इजी पड़ेगी, चलो कर देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपर कितनी देर में आएगा, ठीक है, ऐसा नीचे था, यहाँ कितनी देर में आ जाएगा, ऐसा यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कितनी देर में हो रही है। लेट्स से अगर वो t इज इक्वल टू 0 से यहाँ से शुरू करता है, तो कितनी देर में यहाँ तक पहुंचेगा। तो वी नो दैट वी स्क्वायर, यहाँ पर ही जब था तब इसकी वेलोसिटी कैसी थी, नीचे 0, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैसा होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। अब u कैसा कर देंगे बोलो, 0। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो s कैसा रहेगा, पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव, कितनी है हाइट, h हाइट है, h हाइट है, तो h हाइट है, इसकी वजह से इसको लिख देते हैं प्लस h, है ना। फिर क्या हो जाएगा, इनिशियल u 0, इसका मतलब दिस वैल्यू विल बी 0। वील हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना आया था बताना, g टाइम्स ऑफ, रो एल बाय रो एस माइनस वन, है ना, रो एल बाय रो एस माइनस 1, g times of rho l by rho s minus 1। और ऊपर की तरफ ये प्लस एच, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, हाँ बोलो, अंडर रूट ऑफ h इंटू मतलब 2gh, 2gh रो एल बाय रो एस माइनस वन। रो एल बाय रो एस माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या बोलता है क्वेश्चन, हमें कहता है कि अगला क्वेश्चन है जो हमसे पूछ रहा है, ओके आयुष, अब तुम्हें अगला क्वेश्चन बनाना है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। क्वेश्चन बोलता है कि वो किस हाइट तक जंप कर पाएगा, किस हाइट तक जंप कर पाएगा, क्या करें, एनर्जी का कंजर्वेशन लगा दें फटाक से, इसको थोड़े से अलग तरीके से बनाते हैं। अभी तक अपन ने काइनेमैटिक्स लगाया, अब थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी लगाते हैं, कुछ तो वेरिएशन दिख रहा है, कैसे लगेगा वर्क पावर एनर्जी जरा बोलो। लिक्विड के सरफेस से कितना ऊपर तक उछल पाएगी बॉल, हाँ बोलो, यहाँ थी, कितना और ऊपर जा पाएगी ऐसा। वेलोसिटी अपन को पता है जब वो पानी से बाहर आ रही है। हाँ विराज बोलो। तो जितनी वहां पे होगी उसकी उतनी एनर्जी एच हाइट अबव भी होगी। अच्छा आयुष, हाँ आयुष बोलो। टोटल एनर्जी जितनी नीचे उतनी ऊपर, सही कह रहे हैं आयुष, गुड, बहुत बढ़िया। तो अपन को फाइनल वेलोसिटी मिल गई 0, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है u, सॉरी v जो अपन निकाल चुके हैं। क्वेश्चन बोलता है कितनी हाइट तक पहुंचना है इसको, तो वर्क पावर एनर्जी लगाते हैं, एनर्जी का कंजर्वेशन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेविटी में मूव कर रहा है जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बोलो, यू आई प्लस के आई इज इज इक्वल इक्वल टू यू एफ प्लस के। यू एफ प्लस के एफ। कौन से पॉइंट्स के बीच में लगा रहे हैं, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है ना, ऐसे गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनिशियली यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी कैसी है 0, ये हमारे ऊपर है, तो हम मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसकी वेलोसिटी v है, तो क्या लिख सकते हैं, हाफ m एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ यू कैसा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h बोलो, एम जी कैपिटल एच mg कैपिटल H, और वहां पे जाके वो रुक गया है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई है, 0, जीरो। है ना। तो अब उसके लिए जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी कैसी हो जाएगी, अंडर रूट 2gh, सॉरी उसके लिए हाइट कैसी हो जाएगी, हाइट विल बी v स्क्वायर बाय 2g,
वही निकाली ना, हाइट निकाल, यस सर। v स्क्वायर बाय 2g। अब v हमको पता ही है, ये अपना v है, तो क्या कर दें 2g स्मॉल h, 2g स्मॉल h इंटू क्या था बोलो, रो एल बाई रो एस माइनस 1। हाँ, ठीक है, होल बाय क्या कर दें 2g, ऐसा यस होल बाय 2g। तो यहाँ से एक्सप्रेशन कैसा आ गया बोलो, सर, एच रो एल बाई रो एस माइनस 1। हाँ, तो यहाँ से अपने पास जो फाइनल हाइट आई, मतलब जिस तक वो कूद पाता है, इट कम्स आउट एज, जितनी हाइट उसने नीचे कवर की उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रो एल माइनस रो एस माइनस 1। मतलब अगर क्वेश्चन लेट से बोले कि मुझे ज्यादा से ज्यादा हाइट तक कूदाना है, तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं कि तुम बहुत नीचे से हो, या तो उसको फेंको, मतलब इसको बढ़ा दो, या क्या करो रोएल को क्या कर दो, बढ़ा दो, मतलब बढ़ा दो। हायर डेंसिटी वाला लिक्विड यूज करो। मतलब अगर तुम ऑयल यूज करोगे तो उतना ऊपर तक नहीं उछल पाएगा, है ना, लेकिन अगर तुम वाटर यूज करोगे तो ज्यादा ऊपर तक उछल पाएगा। सही कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि यस सर। हाँ। वैसे ही अगर अपन लेट से जो सॉलिड यूज कर रहे हैं, अगर वो तुम कम डेंसिटी का यूज करते हो, मतलब लेट से प्लास्टिक की बॉल यूज करते हो, तो हाइट में जितना ऊपर तक उछल पाएगी वो ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी प्लास्टिक की बॉल। अगर आयरन की बॉल यूज करते हो तो कम होगी। कम होगी। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हमसे पूछी जा सकती है, मतलब तो ऑब्वियस भी बात है, तुम आयरन की बॉल को देखो, नीचे रखो एकदम वेसल के, तो हल्का से ऊपर आएगी, एकदम ऊपर से उछल के फिर नीचे चली जाएगी वापस। लेकिन इनफैक्ट वो तो ऊपर जाएगी भी नहीं, आयरन की बॉल तो ऊपर जा ही नहीं सकती, लेकिन क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत हाई है। लेट्स से तुम प्लास्टिक और स्टायरोफोम कह लो, या लेट्स से प्लास्टिक और थर्मोकॉल कह लो, और ऐसा प्लास्टिक लिया है तुमने जो डेंस प्लास्टिक है, थोड़ा सा डेंस है, मतलब थर्मोकॉल लेट्स से उससे ज्यादा लाइटर है, तो थर्माकोल की बॉल ज्यादा ऊपर तक उछलेगी, जबकि प्लास्टिक की बॉल थोड़ा ऊपर उछल के, प्लास्टिक की बॉल थोड़ा ऊपर उछल के नीचे आ जाएगी। ऐसा ये ज्यादा ऊपर थर्माकोल वाली, और ये इससे थोड़ा कम ऊपर है। ये इसका बेसिक लॉजिक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा उछल नहीं पाएगा, इसकी हाइट कम। बड़े प्यारे प्यारे लॉजिक लगते हैं, ये अपन ने इससे बनाया। और कैसे बना सकते थे इस सवाल को, किसी और को और तरीका आता है, और क्या कर सकते थे, काइनेमैटिक्स लगा सकते हैं क्या। जब वो देखो, जब वो लिक्विड के अंदर था तब तक तो उस पर ये वाली एक्सेलरेशन लगती थी जो अपन ने निकाली, यहाँ पर कहाँ गई, ये वाली, दिस वन। जब तक वो लिक्विड के अंदर था, लिक्विड लिक्विड के बाहर कौन सी एक्सेलरेशन लगेगी, दिस इज इनसाइड द लिक्विड, ये थी एक्सेलरेशन इनसाइड द लिक्विड। जरा बताना तो कुशल, ये है एक्सेलरेशन इनसाइड द लिक्विड। बाहर की तरफ कौन सी एक्सेलरेशन लगेगी, एक बार ये वाटर हवा में आ गया तो हम लोग ना हवा की बॉयंसी जीरो मान के चलते हैं, तो बताओ हवा कोई बॉयंसी देगी क्या, नहीं देगी, अगर उसकी बॉयंसी अपने बहुत मिनिमल या कम मान ली तो, है ना। तो अगर हवा कोई बॉयंसी नहीं दे रही है, इसका मतलब क्या हो गया कुशल, इसका मतलब क्या हो गया कि बाहर आने पर उस पर कौन सी फिर से एक्सेलरेशन लगने लगेगी, जी। अंदर कितनी लग रही है, जी टाइम्स ऑफ रो एल माइनस रो एस बाय 1 -1, लेकिन जब वो बाहर आ गया तब कितनी एक्सेलरेशन लगेगी, जी। तो अब इस हाइट को निकालने का एक और तरीका है, क्या तरीका है तुम जानते हो, बोलो कुशल, गैस करो। तो काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, हाँ करो ना। थर्ड वाली। तो हम क्या लेंगे, एक और तरीका, दिस इज मेथड 2। मेथड 2 इज बाय काइनेमैटिक्स। और ऐसे एक नहीं, वर्क पावर एनर्जी में भी तुम लोगों को याद होगा, अपन ने फ्रिक्शन के ऐसे बहुत सारे सवाल काइनेमैटिक्स से भी बनाए थे और वर्क पावर एनर्जी से भी बनाए थे। ठीक है, कि ए को कितना ले लोगे -g, एस को कितना ले लोगे +h। ठीक है, v तो तुम्हारा आ ही चुका है। ठीक है, v इज इक्वल टू √2gh रो एस बाय रो एल, रो एल बाय रो एस -1। तो वेलोसिटी आ चुकी है, डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है, वेलोसिटी आ चुकी है, एक्सेलरेशन आ चुकी है। तो तुम इससे क्या निकाल सकते हो कि वो और कितने हाइट तक मतलब हाँ, कि वो और कितना हाइट तक ऊपर जाएगा, मतलब ये एस कितना होगा, एच निकालना है। ठीक है, तो वी स्क्वायर ऊपर जाके रुक जा रहा है ना, सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी 0। पानी के ऊपर उछलकर कितना ऊपर तक जाता है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर +2 ए एस करोगे,
हाँ कुशल बोलते जाओ क्या क्या आते जाएगा। सर थर्ड इक्वेशन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, हम्म एंड यू यू की जीरो जगह इज वो इक्वल टू, वी आ जाएगा। ठीक है क्या वी है बताओ, जो भी वी है। हाँ यू स्क्वायर की जगह आ सर जाएगा टू टू जी जी एच एच टाइम्स ऑफ बाय रो एल रो बाय रो एस एस माइनस वन। ठीक है प्लस प्लस की जगह माइनस साइन आ इनटू जाएगी, कैपिटल। हाँ माइनस जी इंटू कैपिटल एच, फिर वही लॉजिक आ गया। यस सर, हाँ यस सर। क्या बन के आया बोलो, ये टू एच जी और जी कट जाएगा तो ये टू कहाँ गया, सर टू भी हो जाएगा, टू कहाँ गया। सर टू आएगा ना वहाँ पे, ये माइनस टू हाँ ये जी। ओके 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 कूल, तो बोलो टू कहाँ गया, ठीक है कूल माइनस टू जी एच, तो तो यहाँ से फिर फिर एच वाई पहले निकल तो के आ जाएगा है ना, जाएंगे। सेम यस एज सर। तो बेसिकली अलग अलग तरीके हैं उसी सोल्यूशन तक पहुंचने के। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। फिफ्थ वाला कार्तिकेय, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो कार्तिकेय। कितना समय लगता है उसको इस हाइट तक पहुंचने में, या तो बोलो कैसे लगाएं कार्तिकेय। हाँ हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर दिस हाइट। हाँ बोलो बोलो। फिर से वो लिक्विड के ऊपर उठ रहा है, सही कह रहा हूँ कार्तिकेय। ओके कार्तिकेय जस्ट गॉट लॉक्ड आउट। हाँ चलो आयुष करो, कितना ऊपर तक लिक्विड के उठ पाएगा बोलते जाओ। हाँ सर टाइम टेक क्या निकाला ना, एच तो बात निकाल है, दो। तो थोड़ा सा कान से दूर मतलब माइक ऑफ करके। हाँ कान फटते हैं फिर। हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, कितना टाइम। सर हाँ बोलो भैया बोलो। यस तो इसमें लग सकता है टाइम टेक, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बता। और भी एक आसान तरीका है, पहले इक्वेशन ले लो, तुमको वेलोसिटी तो पता ही है, यस सर। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी तुम जानते हो, क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन बोलो, टाइम पूछ रहा है तो v इज यू इक्वल बाई। टू यू प्लस ए टी, है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पर जो a लग रहा है वो किसके इक्वल है, a जो लग रहा है माइनस जी। माइनस जी के इक्वल है, गुड। तो a इज इक्वल टू माइनस जी। फिर अपन ने क्या करना है, जो फाइनल वेलोसिटी उसको जीरो कर देते हैं, तो ये जीरो, u तुम ला चुके हो अंडर रूट ऑफ टू जी एच, ये था ना, कितनी थी वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ टू जी एच रो एल माइनस रो एल बाय रो एस माइनस वन। देखो सही है क्या, टाइम्स ऑफ v इज इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी, ऐसा। तो क्या यस हो सर। जाएगा, t विल बी इक्वल टू वन बाई जी टाइम्स ऑफ रूट टू जी, है ना। या ऐसा करने के बजाय सीधा g अंदर ले जाते हैं, नीचे जाके g स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा, तो टू एच बाई जी टाइम्स ऑफ रो एल बाय रो एस माइनस वन। देखो आ रहा है क्या ऐसा कुछ, यस सर। लॉजिक क्लियर है क्या किया हमने। यस सर। आई थिंक आई होप सबको समझ में आ रहा है, एक बार हैंड डाउन कर लो अगर क्लियर हो गया सबको तो। हाँ हैंड डाउन कर लो अगर क्लियर हो गया तो। ओके कुशल हाँ पूछो क्या डाउट है, हाँ बोलो क्लियर है। अगला सवाल देखो, अब क्वेश्चन लिखता है कि आपके पास इस तरह से एक मेटल की बॉल है, उसको आपने एक लिक्विड में इमर्स किया हुआ है, ठीक है।
क्वेश्चन कहता है कि जरा बताइए कि उसमें जो ऑब्जेक्ट है उस पे, मतलब उसमें जो आपने स्ट्रिंग लगा के रखी है उसकी, उसमें खुद में कितना टेंशन होगा ये पूछता है। टेंशन पूछ रहा है इसका, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है आपको, दिया जा रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड को आप रोएल ले लो, ठीक है, और जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी को आप रोएस मान लो, ठीक है। और ऐसा मान लो कि उस स्फीयर के लिए, उस स्फीयर के लिए जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। चलो विराज ट्राई करो। तुमसे क्वेश्चन बोलता है टेंशन निकालना है। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, क्या बनता है बताते Yes, जाओ। हाँ यस बोलो। सो नीचे पहले वेट लगेगा। ठीक है, बना देते हैं, बोलते जाओ बोलते जाओ। और ऊपर की तरफ टेंशन, सर इसमें बॉडी मतलब और क्या इमर्ज है लिखते ना, हैं, फ्लोट नहीं करी टोटली। फ्लोट नहीं कर रही है, इमर्ज्ड है। आप मानो रो एस इज ग्रेटर देन रो एल। हाँ, और कौन ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? बॉयंसी एंड टेंशन। buoyancy एंड टेंशन, दोनों फोर्सेस ऊपर ही लग रहे हैं। बाजू बाजू में दिखा रहा हूँ बस टू एंश्योर कि आपको अलग से समझ में आए, या ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लाल से दिखा देते हैं। तो ऊपर टेंशन और buoyancy और नीचे वेट, है ना। तो अभी रुका हुआ है, मतलब सिस्टम का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। जीरो। का मीनिंग क्या होता है कि जो नेट अपवर्ड फोर्सेस है वो किसके इक्वल है, नेट डाउनवर्ड डाउनवर्ड। फोर्सेस के, ठीक है। उसके बाद क्या करें, हाँ बोलते जाओ। बॉयंसी प्लस टेंशन इज इक्वल टू वेट। हम्म buoyancy प्लस टेंशन इज इक्वल टू वेट। तो मैं टेंशन निकालना है, तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, वेट माइनस माइनस पॉइंट buoyancy। कितना आ जाता है बताओ, वेट कैसा एम हो जी जाएगा, एम जी माइनस माइनस रो, सॉरी वी इमर्ज्ड इनटू, वी इमर्ज्ड इनटू एल रो जी। एल टाइम्स ऑफ जी, गुड। और एम के एम जी, अब एम की जगह क्या लिखे, एम दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिखना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, है ना, यस सर। टाइम्स ऑफ जी। और क्योंकि यहाँ पे पूरा सॉलिड का वॉल्यूम इमर्ज्ड है, तो कोइंसिडेंटली ये किसके इक्वल है, रो एस के, है ना, और वी यस एस सर। के, फिर इनटू रो एल टाइम्स ऑफ जी। हाँ फिर बोलो, सो वी एस जी कॉमन आ जाएगा। वी एस इंटू जी कॉमन आ जाएगा, क्या लिख दूं, रो एस माइनस रो एल। रोएल। आ रहा है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। यस। अब बस, अब इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देना, 4/3 पाई आर क्यूब। देख लो हो रहा है क्लियर, इजी था। यस सर। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत अधिकतर तौर पे आ जाते हैं, मतलब इजी होते हैं, मतलब या तो यहाँ या कहीं और यूज हो जाते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, अब सपोज, अभी तो इतना आ गया, अब ना मैं थोड़ा सा सवाल को घुमाता हूँ। सपोज ये नहीं होता, लिक्विड नहीं होता, तब टेंशन किसके इक्वल होता, वेट। वेट क्या होता है वो, एम जी। mg। तो मैं तुमसे एक सवाल कह सकता हूँ या बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो g लग रहा है वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, मतलब ओके, हम यहाँ पर हमको हमको जो g दिख रहा है वो एक्चुअली देखो, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस। सो लेट्स से अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, लेट्स से इफ, मैं तुमसे ना एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स अपन ने टी डैश पूछ लिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि व्हाट इज द जी एपरेंट एक्टिंग, व्हाट इज द न्यू जी एक्टिंग, या जी डैश कितना है। तो जी एपरेंट या जो न्यू जी अब काम कर रहा है वो, उसको सपोज मैं एम जी डैश कह देता हूँ, कितना कह देता हूँ, मतलब उसे जी डैश कह देता हूँ, तो वेट को अपन एम जी डैश कह सकते हैं, है ना। तो यस। अब हाँ, तो अब जरा बताना ये किसकी इक्वल होना चाहिए, सर जी डैश। बात
सो वहाँ यहाँ पे mg डैश मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर अपन सपोज सिर्फ इस तरह से ऐसे बॉल होती ऐसा और नीचे कुछ नहीं होता, नीचे कुछ नहीं होता, तो टेंशन किसके इक्वल आता? mg। mg के इक्वल आता कि नहीं? तो मैं कह रहा यस हूँ सर। चलो कुछ अगर ऐसी ही कंडीशन हो जाए तो मतलब ये एक ऐसा सिनेरियो ऐसा मान के चलो जहां पर नीचे कोई लिक्विड ही नहीं है, तब कितना जी डैश लग रहा होता ताकि उतना ही टेंशन लगे? यस सर, गॉट इट। समझे क्या बोल रहा हूँ कि अगर यस सर। जितना लिक्विड है वो लगता ही नहीं, अगर मतलब वो लिक्विड ही नहीं होता तो टेंशन कितना लगता, मतलब तब जी कितना होता ताकि उतना ही टेंशन लगे, बेसिकली उसको मैं जी डैश कह रहा हूँ। समझे? तो अब यहां से बोलो जी डैश कितना हो जाएगा? हाँ बोलो बोलो। 4/3 pi r cube g वी divided by m। वी वी जी रो एस माइनस रो एल होल बाय एम, है ना? यस सर। अब यहाँ पर हम क्या जानते हैं, रो एस किसके इक्वल है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम बाय मास आ रहा है तो वो किसके इक्वल है? 1/ρs के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, बोलो जी टाइम्स ऑफ रो एस माइनस रो एल होल बाय रो एस। समझे क्या? इसको मैं क्या कहूंगा? यस जी डैश। बात क्लियर हुई? यस सर। कुशल, आयुष, क्लियर हो रहा है क्या? विराज, सब लोगों को? यस सर, क्लियर। Yes, sir. हाँ, तो ये दोनों अपने पास लिख लो, ठीक है? बस अलग अलग अंदाज हैं बेसिकली उसी सवाल को एक्सप्रेस करने के। तुमसे इन्हीं को पूछ लिया जाता है तो बच्चों को ऐसा लगता है चैप्टर हार्ड है। चैप्टर हार्ड नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है। समझ को आसान बनाओ ऐसे सवालों को बार बार लगा के, ठीक है? और हर बार लाइक 5-6 सवाल कई बार दिन में अलग भी लगा लो ताकि दिमाग थोड़ा सा फ्रेश भी होता है। पीवाई क्यू खासकर लगाओ, ठीक है? अभी ये वो टाइम है जब तुमको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने हैं, एचसी वर्मा लगानी है, और ये दोनों बाद में। पहले क्लास में जो क्वेश्चन किए उनको दोबारा लगाना है आने वाले 1 महीने में। आगे बढ़े फटाक से नेक्स्ट सवाल पे। शुड वी लेट्स गो। अगला सवाल लिखो। अब क्या किया तुमने? तुमने एक नया टर्म ही ले आया, ठीक है? तुमने अब लेट्स से तुमने ऐसा भी एक क्वेश्चन कर सकते हो कि अब सपोज क्या हो रहा है कि ये ऐसा है, ये इस तरह से, अब की बार बॉल थोड़ी सी लाइट है, बलून है ऐसा समझो, ठीक है? तो बलून क्या करेगा? ऊपर की तरफ उड़ना चाहेगा। तो क्वेश्चन बोलता है बलून ऊपर की तरफ उड़ना चाह रहा है, ठीक है? आपने क्वेश्चन में दे रखा है फिर से उसी तरह की सब चीज़ें। डेंसिटी ऑफ सॉलिड दे दिया, मतलब इसका लिक्विड का डेंसिटी दे दिया, इसका सॉलिड का डेंसिटी दे दिया, ये ऊपर उड़ना चाह रहा है। इसका बोलता है टेंशन बताओ कितना होगा। हाँ ट्राई करो कुशल, क्या करोगे? अब की बार इसमें टेंशन कहाँ लग रहा होगा? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? Sir, नीचे. नीचे की तरफ। और इसका वेट कहाँ लग रहा होगा? वेट भी नीचे की तरफ है ना? मेरे ठीक है. और इसके ऊपर बॉयंसी कहाँ लगेगी? सॉरी, हाँ बॉयंसी ऊपर, नीचे की तरफ जो लग रहा है वेट है। और कोई नेट मूवमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो फिर से नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? 0। इसका मतलब नेट अपवर्ड फोर्सेस किसके इक्वल हो जाएंगे? नेट डाउनवर्ड फोर्सेस Downward के। force. तो हम लोग क्या लिख Yes. सकते हैं? ऊपर की तरफ का B इज इक्वल टू नीचे की तरफ का टेंशन प्लस वेट। तुमको क्वेश्चन में टेंशन पूछ रहा है ना? सपोज अगर मैं इसका मास तुम्हें m दे देता हूँ तो अब टेंशन कैसा हो जाएगा? B माइनस डब्ल्यू, ठीक है? B कितना होता है? रो इमर्स्ड V इमर्स्ड इंटू रो एल जी माइनस एम जी। क्वेश्चन में क्योंकि फुली इमर्स्ड है तो क्या लिखोगे इसको? रो एस टाइम्स ऑफ रो एल जी माइनस एम जी, है कि नहीं? अब यहाँ पर वी एस की जगह क्या लिख सकते हो? हाँ बोलो, वी एस की जगह क्या लिख सकते हो? M upon rho S. एम MS upon rho. बाय रो एस, रो एल जी माइनस एम जी। हाँ यहाँ से अब क्या करने हैं अपन? एम जी कॉमन ले लें। ये common आता है. एक्सप्रेशन क्या बनेगा? रो एल बाय रो एस Divided by rho S.
है ना, ये किसकी वैल्यू होगी, टेंशन की। हुआ क्लियर? ये Yes, sir. किसको क्लियर हो गया, एक बार हैंड रेज करो। ये क्लियर हुआ क्या सबको, हैंड रेज करो, यस। ओके, अब और कैसे सवाल आते हैं इस पे। सपोज अपन ने क्या किया, बहुत ही गजब सवाल देखो। अब तुमको कई बार क्वेश्चन क्या बोलता है कि ना, लेट्स से एक सॉलिड बॉडी है, लेट्स से एक सॉलिड बॉडी है, वो पानी के अंदर छोड़ दी गई। अब की बार, अभी तक हम लोग अधिकतर केसेस में क्या ले रहे थे कि जो डेंसिटी थी या तो वो ज्यादा थी या इक्वल थी। अभी तक इक्वल वाला नहीं देखा हमने, है ना। और हमने देखा था कि वो ज्यादा थी। अगर सपोज कम है और आपने ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब अब की बार ना आपने ऊपर से रस्सी से बांधा ना नीचे से बांधा, यू जस्ट अलाउड इट टू बी, धीरे से आपने एक कम, सॉलिड की डेंसिटी कम है लिक्विड से, क्या दिया हुआ है, सॉलिड की डेंसिटी इज टू लिक्विड की डेंसिटी इज गिवन एज is given as 2:3, या लेट्स से अपन ले लेते हैं 2:4, या लेट्स से अपन ले लेते हैं 1:5। क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ अच्छे लॉजिक से दिमाग में, इसलिए 2:4 का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। 1:5 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बताना है अगर H एक क्यूब है जिसको आप इमर्स कर रहे हो, अ क्यूब इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड हाइट ऑफ द सॉलिड, height of the cube immersed, find height of the cube above water, है ना। फिर ये एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल पूछता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइट बिलो वाटर, परसेंटेज ऑफ हाइट बिलो वाटर, ठीक है। आप क्यूब का जो एज है ना उसको आप एच मान सकते हो, जो आप क्यूब है उसके एज को एच मान सकते हो, ऐसा क्यूब है जिसको अपन पानी के अंदर डाल देंगे धीरे से। थर्ड चीज आपसे क्या पूछता है कि आपने क्या करना है, अगर आप पूरे क्यूब को, अगर आप पूरे क्यूब को ऐसे अंदर इमर्स करना चाहते हो, अगर अंदर इमर्स करना चाहते हो तो कितना वर्क डन होगा। मैं रिपीट करता हूं, इफ क्यूब हैज टू बी suppressed so that it goes completely below the surface, completely below the surface, below the surface। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज, फाइंड आउट द वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ेगा जिससे लिक्विड पूरी तरह से सरफेस के अंदर चला जाए, ठीक है। ये लॉजिक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ चलो ट्राई करते हैं। करो, सबसे पहले तो क्यूब को इमर्स कर दो पानी में, डेंसिटी कम है सॉलिड की, तो बताना विराज क्या होगा। सॉलिड की डेंसिटी कम है, फ्लोट करेगा, ठीक है। कैसे फ्लोट करेगा, अपन उसको फ्लोट करा देते हैं, कुछ कुछ ऐसा फ्लोट कर रहा होगा, ठीक है। फिर क्या करें अब बोलो, थोड़ी सी हाइट अंदर होगी और थोड़ी बाहर होगी। सपोज इसकी टोटल हाइट h है, सपोज जितनी हाइट अंदर की तरफ है उसको अपन x मान लेते हैं, या लेट्स से y मान लेते हैं, व्हाटएवर, या जो भी तुम ऊपर की तरफ जितनी हाइट है लेट्स से उसको y मान लो।
अब क्या करें जरा बोलो, क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है ना फाइंड द हाइट अबव वाटर, कैसे करोगे, चलो समझाओ। अरे लॉजिक लगाओ, सोचो सोचो। तो जो अपन को दिया हुआ है रो एस बाय रो एल का रेशियो, उसको अपन मास और वॉल्यूम के इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और इक्वेशन क्या लिखोगे, प्रिंसिपल इक्वेशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है, देखो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, जब ये ऐसा होता है। अच्छा, इसके यस लिए सर। कंडीशन होती है, फ्लोटिंग का मतलब क्या है, उसके ऊपर बताओ वो एक्सेलरेट कर रहा होगा क्या, फ्लोट मतलब एक्सेलरेट कर रहा होगा क्या, नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब फ्लोटिंग के समय जरूर बॉयंसी किसके इक्वल हो चुकी होगी, वेट वेट के, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कैसा लग रहा होगा, बोलो। 0। अगर नेट फोर्स 0 है और अभी तक नेट फोर्स mg लग रहा था पानी में डालने से पहले, इसका मतलब mg डैश किसके इक्वल हो गया, 0 के। अगर यस mg डैश 0 हो गया, इसका मतलब उस पर अभी उसका एपरेंट वेट कितना हो गया, वो ऑब्जेक्ट एपरेंटली हल्का, एक पूरी तरह से वेटलेस हो चुका है, हाँ या ना। इसका मतलब फ्लोटिंग के समय हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्या एक्सपीरियंस करता है, वेटलेसनेस। क्लियर हो रही है क्या बात, यस सर। फ्लोटिंग के समय ऑब्जेक्ट क्या एक्सपीरियंस करता है, वेटलेसनेस। मतलब अगर हम पानी में, कुछ लोग होते हैं ना जिनको ऐसे तैरना आता है, आती है क्या स्विमिंग विराज, नो सर। नहीं आती, सीखना अगर चाहोगे तो कभी लाइफ में। मैंने जैसे 7th में सीखी थी, मेरा एक दोस्त था, वैसे नहीं स्कूल कॉलेज में तो नहीं, जब मैं मतलब स्कूल में तो नहीं, कॉलेज में लाइक हम लोग जब स्विमिंग वगैरह करते थे, तो ऐसे ही मेरे कुछ लाइक एक दोस्त था, वो स्विमिंग करने उस समय आया हुआ था, तो वो बंदा भाई पूरी तरह से पानी के ऊपर फ्लोट हो गया। तब तक मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन मैं तो डूब रहा था। तो कहने का मतलब कि लोग ऐसा ट्राई कर लेते हैं, पानी के ऊपर पूरी तरह से फ्लोट हो जाते हैं, मतलब बॉडी कैन फ्लोट थोड़ा सा, मतलब उनका बस इतना हिस्सा आई थिंक नाक और मुंह थोड़ा सा ऊपर रहता है पानी के, बाकी फुल बॉडी इज विद इन बॉटम एंड दे प्रैक्टिकली फ्लोट, लाइक दिस इज पॉसिबल। उस टाइम पे आदमी ना फुल वेटलेसनेस लाइक अज्यूम कर लेता है, तुमको ऐसा लगता है मैं एकदम हल्का हूँ, कोई वेट नहीं है मेरा, तुम पर जितना ऊपर फोर्स लगा रहा होता है पानी, उतना ही नीचे की तरफ तुम्हारा वेट लग रहा होता है। आई अज्यूम गजब का एक्सपीरियंस होता है वो। तो अगर कभी स्विमिंग वगैरह सीखोगे तो अपने ट्रेनर को बोलना, उसके मार्गदर्शन में ट्राई करना, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को जरा बनाते हैं फटाफट से, हाँ बोलो क्या हो जाएगा। सर तो फिर इधर लिख सकते कि एम जी इज इक्वल टू वी रो जी। हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन mg इज इक्वल टू v इमर्स्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या लिख दें, v रो जी, लेकिन vs इंटू रो एस इंटू जी। अब वॉल्यूम इमर्स्ड कितना होगा, जरूर सपोज इसका सरफेस एरिया ऑफ कोर्स h स्क्वायर है, लेकिन सपोज अगर तुम थोड़ी देर के लिए a मान लेते हो, हाँ सपोज सरफेस एरिया को a मान लेते हो, स्मॉल a। चलो अब क्या करें, हाँ दोनों तरफ से पहले तो जी जी कट जाएगा, यस सर। तो कितना वॉल्यूम इमर्स होगा, वो तो पूरी तरह से ऐसा है, इस तरह से कितना वॉल्यूम इमर्स्ड होगा, कितना बाहर होगा, सोचो ये ऐसा है क्यों, तो वॉल्यूम कितना होगा, हाइट इनटू सरफेस एरिया, सही कह रहा हूँ कि नहीं। यस सर। तो हम लोग यहाँ पर जो वॉल्यूम इमर्स्ड है, जो अंदर की तरफ है, उसकी जगह क्या लिख दें, बोलो वॉल्यूम इमर्स्ड की जगह क्या लिख दें, ए इंटू एच माइनस वाई। ए इंटू एच माइनस वाई, क्योंकि उतना ही हाइट अंदर है, तो उतना हाइट टाइम्स ऑफ वो सरफेस एरिया, ऐसा। तो ये पूरी वॉल्यूम आ जाएगी जो नीचे की तरफ है ना। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। तो h माइनस वाई इज द हाइट बिलो, उसको तुम एरिया से मल्टीप्लाई करते हो तो वॉल्यूम बिलो द लिक्विड आ रहा है, मतलब वॉल्यूम इमर्स्ड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइम्स ऑफ रो एल, और फिर रो एस, टोटल वॉल्यूम एस कितना हो जाएगा, एच इंटू ए, है ना यस विराज। सर। और यहाँ पे रो एस, अब क्या लिखें बोलो, रो एस और रो एल का रेशियो दिया हुआ है क्या, वन इज यस टू सर। फाइव ठीक है लिख लो। ये ए और ए कट गया, तो यहाँ से पहले जनरल टर्म्स में ले आते हैं आंसर। तो हमने हाइट ऑफ द क्या निकालना है, हाइट ऑफ क्यूब अबव वाटर, मतलब वाई निकालना हुआ है ना, वाई निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच
रो एस बाय रो एल, राइट, एच माइनस एच ऐसे होगा, इज इक्वल टू वाई। देखो सही लिखा है, y is equal to h times of 1 minus rho s by rho l। चेक कर लो एक बार, विराज पूरा कैलकुलेशन देख लो, हो जाएगा ऐसा। दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम आ गई। अब वो हाइट भी आ गई, ठीक है, जितना ऊपर है वो पानी के, कितना पानी से ऊपर उठा हुआ है। परसेंटेज बिलो के लिए क्या कर दोगे, बस सीधा बताओ। परसेंटेज बिलो इज वॉल्यूम इमर्स्ड बाय टोटल वॉल्यूम, उससे Yes, क्या आ sir. जाएगा बताओ। अच्छा Into 1. हाँ, या तो ऐसा कर लो, या परसेंटेज ऑफ हाइट बिलो, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है परसेंटेज ऑफ हाइट बिलो या हाइट इमर्स्ड Divided by total height. इज इक्वल टू हाइट इमर्स्ड बाय टोटल हाइट इनटू 100। अब ऊपर नीचे 100, ऊपर नीचे a मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब a मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इमर्स्ड बाय वॉल्यूम इनटू 100, है कि नहीं। Yes, sir. और या तो ऐसा कर लिए, या अभी तो तुम डायरेक्टली ये तो जान ही चुके हो, हाइट इमर्स्ड कितना, हाइट इमर्स्ड इज h माइनस y, है कि नहीं, अपॉन h, राइट, इनटू 100 कर लोगे यहाँ से। Yes, sir. सीधा y की बस यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो परसेंटेज आ जाएगा। अगला एक्सप्रेशन देखो, पढ़ो क्या लिखता है। इफ द क्यूब हैज टू बी सप्रेस्ड, मतलब तुमको क्यूब को नीचे ढकेलना है। तो क्यूब को नीचे ढकेलने का मतलब क्या हुआ, अभी तो वो ऊपर है, ये तुम्हारा क्यूब था, तुम्हारा क्यूब था, ये अभी ऊपर था पानी के, लेकिन अब तुमको इसको नीचे ढकेलना है। सपोज ये ऐसा था, ठीक है, अब तुमको इसको क्या करना है, नीचे ढकेलना है। नीचे ढकेलना है मतलब ऐसे नीचे तक लेकर आना है। थोड़ी देर के बाद तुम इसको यहाँ लेकर आ चुके होगे। ये तुम्हारा अगला पार्ट हुआ। तुम इस क्यूब को ये पानी के अंदर ढकेलते हो, ये अंदर लेकर आ जाते हो, ऐसा। सही कह रहा हूँ, देखो। Yes, sir. तो अब तुमने पानी के अंदर इसको ढकेल तो दिया, लेकिन उसके लिए तुमको कितना वर्क करना पड़ेगा। सबसे तो पहले बताओ तुम्हें इस पर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगेगा कम से कम जिससे ये नीचे चला जाए। So buoyant force से ज़्यादा. खुद सोचो, उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा था, 0. नेट फोर्स 0 लग रहा था। इसका मतलब जब मैं उसको नीचे लेकर आ गया तब इस पे फोर्सेस का बैलेंस कर ले। अब जब Yes, मैं sir. इसको ऐसे नीचे लेकर आ गया तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, हाँ बोलो। So एक तो फोर्स ऊपर से जो अपन लगा रहे हैं उसका हाँ, वेट, और ऊपर की तरफ buoyancy. तो यहाँ पे लिखते हैं इसका एक खुद का वेट नीचे की तरफ, ये वाला F, और दूसरा buoyancy ऊपर की तरफ। ये तब है जब वो इमर्ज्ड है, ठीक है। इमर्ज्ड कंडीशन में अपन उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। मतलब हमें कम से कम इतना मिनिमम फोर्स चाहिए ताकि तुम उसको ऐसे धीरे धीरे स्लोली उसे नीचे लेके जा सको, ठीक है। स्लोली, तुमने स्लोली इमर्ज किया है, झटके के साथ नहीं, स्लोली इमर्ज किया है। तो जितना इस समय उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, अब भी कैसा फोर्स लग रहा है उस पर, 0 लग रहा है कि नहीं, नेट फोर्स। Yes, sir. तो अब भी उस पर जो नेट फोर्स है वो भी 0 है। तो इसका मतलब जितना तुम नीचे फोर्स लगा रहे हो, दैट इज वेट प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके, बॉयंसी के। मतलब जो तुम फोर्स लगाओगे वो किसके इक्वल होगा, बॉयंसी माइनस वेट के। सही कह रहा हूँ। Yes, sir. लेकिन लेकिन थोड़ा सोचने की कोशिश करना, यहाँ मैं कौन सी बॉयंसी यूज करूंगा, पुरानी वाली या कुछ नए बॉयंसी, थोड़ा सा सोचना। और जो मैंने फोर्स लगाया है वो एक्स्ट्रा फोर्स है। एक्स्ट्रा फोर्स मतलब ऑलरेडी ये वाली बॉयंसी और ये वाला वेट तो एक दूसरे के इक्वल थे, हाँ या ना।
अब जो Yes, sir. नई बॉयंसी लग रही है उसमें से कितना पार्ट किसको कैंसिल करेगा, जरा सोचने की यहाँ पे सब लोगों को कोशिश करिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अब जो बॉयंसी लग रही है वो नई बॉयंसी लग रही है, सही कह रहा हूँ, है ना। और पहले हम क्या निकाल चुके हैं कि जो एक्चुअल बॉयंसी थी जो इस पे इतने पार्ट की वजह से थी वो किसके इक्वल थी, वेट के इक्वल थी, है ना। इसका मतलब जो तुमने फोर्स लगाया दैट शुड बी द डिफरेंस ऑफ द बॉयंसीज, जो पहली लग रही थी और जो अब बाद में लग रही है, सही कह रहा हूँ ना। Yes, sir. समझे कि नहीं समझे, क्या बताओ एक बार, सबको समझाओ क्या समझे। सर जब पहले हमने फोर्स नहीं लगाया था तब बॉडी फ्लोट कर रही थी, हाँ वो केस में बॉयंसी वेट ऑफ द क्यूब के इक्वल थी या हाँ ऑब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि पहले वाले केस में जब अभी वो फ्लोट कर रहा था तो जितना बॉयंसी ऊपर की तरफ थी उतना ही वेट नीचे की तरफ काम कर रहा था। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या पूछ लिया कि हाँ कि अब तुमने उसको ढकेल के नीचे कर दिया, लेकिन जब तुमने इसको ढकेल के नीचे किया तब इसके ऊपर एक नई बॉयंसी काम करती है। क्यों? क्योंकि बॉयंसी तो वॉल्यूम इमर्स पे डिपेंड करती है, तुमने तो Yes, वॉल्यूम इमर्स बदल के रख दी, तो इसलिए अब नई बॉयंसी काम करती है। तुम उसको वी डैश ले लो, लेकिन वेट तो उतना ही है। इसका मतलब जो तुमने फोर्स लगाया है दैट इज द डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल बॉयंसी। एम आई करेक्ट? yes, sir. ठीक है, तो अब बॉयंसी क्या होती है, बॉयंसी इज वॉल्यूम इमर्स्ड, तो फाइनल वॉल्यूम इमर्स्ड जो भी है, ठीक है, टाइम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इमर्स्ड, ठीक है, टाइम्स ऑफ रो एल इंटू जी, ये फाइनल और ये कैसा है, इनिशियल, सही कह रहा हूँ, देखो एक बार, Yes, sir. ठीक है। फिर एक बार ये आ गया, फिर हम लोग अब क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, हाइट इंटू Area. हाइट इंटू एरिया, क्योंकि फाइनली पूरी इमर्स्ड है तो टोटल हाइट इंटू एरिया। और इनिशियली कितना इमर्ज था, इनिशियली कितना इमर्ज था, कहाँ गया ये, h माइनस वाई, Y. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम्स ऑफ h माइनस वाई, ऐसे ही होगा, है कि नहीं। Yes, sir. और ये रो एल इंटू वाई इंटू ए ऑफ कोर्स, इंटू ए टाइम्स ऑफ रो एल इंटू जी। तो यहाँ से एफ कितना निकल के आएगा बोलो, कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन के लिए तो फोर्स निकालना जरूरी है ना, कितना वर्क हो रहा है पूछ रहा है, हमें वर्क निकालना है, तो वर्क डन के लिए तो फोर्स निकालना जरूरी है, तो इसलिए पहले अपन ने फोर्स निकाल लिया। अब बताओ क्या हो जाएगा, एच ए माइनस एच ए प्लस वाई ए होल इंटू रो एल जी, ऐसे ही होगा। क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू वाई ए A roll. रो एल जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, इस ए को बाद में एच स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि क्यूब है ना। हाँ, अब वर्क क्या होता है, वर्क इज, अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो तो क्या लिख सकते हैं, हाँ बोलो, Force into. एफ डॉट एस। Yes. अब फोर्स भी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, नीचे की तरफ, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कैसा हो गया, 0। 30 degree. तो इसका मतलब एफ डॉट एस यानी कि एफ एस कॉस थीटा होगा, और Yes, कॉस sir. थीटा की जगह क्या लिख दोगे, कॉस 0। 0. तो ये एफ इंटू एस हो जाएगा, कॉस 0 इज 1। फोर्स हम निकाल चुके हैं, बताओ कितने से डिस्प्लेस करना पड़ा तुमको, वाई से, वाई से Yes, sir. डिस्प्लेस किया ना तुमने, तो वाई से नीचे लेकर गए, तो यहाँ पर फोर्स की जगह आ जाएगा वाई इंटू ए इंटू रो एल जी टाइम्स ऑफ फोर्स कितना लगाना पड़ा, एस एस कितना हुआ बोलो, Y. वाई। तो हमारे पास नेट फोर्स जो नेट हमको वर्क किया हमने, दैट इज वाई स्क्वायर इंटू ए, जिसको अब तुम क्या कह सकते हो, एच That's स्क्वायर, है square. ना। तो Yes, अभी sir. अपन ए लिखते हैं टाइम्स ऑफ रो एल इंटू जी। एक बार चेक कर लो सब सही है क्या, लॉजिक, Yes, sir. है ना, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, पक्का देख लो। इनिशियल buoyancy is equal to, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, इन लोग आंसर को रो एस के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो अब रो एस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है सपोज, तो भी लॉजिक है उसके पीछे। तब यहाँ पर अपन ने बॉयंसी से रिप्लेस कर दिया था। सपोज अगर मैं बॉयंसी से रिप्लेस ना करूं और इसको वेट ही के इक्वली रहने दूं, तब क्या हो जाएगा जरा बोलो, हाँ बोलो, तब वर्क विल बी इक्वल टू एफ इंटू एस, अगेन एफ की जगह आप क्या लिख दोगे, बी माइनस, W. यहाँ पर इनिशियल बॉयंसी था, हाँ, बी माइनस बी डैश माइनस डब्ल्यू
इंटू वाई, और इसी बी डैश को हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटू रो एल, नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, So volume immersion. टोटल वॉल्यूम टाइम्स ऑफ रो एल इंटू जी माइनस तुम्हारे पास लिक्विड के इसके लिए इसका सॉलिड का वॉल्यूम इंटू उसकी डेंसिटी टू जी टाइम्स ऑफ वाई। अब यहाँ से क्योंकि पूरी तरह से इमर्स हो गया सेकंड केस में, और शुरू के केस में थोड़ा सा इमर्स था, नहीं नहीं नहीं, ये भी दोनों वॉल्यूम सेम है, मतलब कहने का मतलब है। Yes. तो अपन यहाँ पर रो एस कॉमन ले लेते हैं, जी कॉमन ले लेते हैं, वाई कॉमन है ही, क्या बच गया, रो एल माइनस Minus OS. रो एस। ये भी एक तरीका है लिखने का, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं बेसिकली आंसर को। फिर यहाँ पर ये लोग इसको एच क्यूब डाल सकते हैं इंटू जी वाई रो एल माइनस रो एस। देखो अगर वैल्यूज डाल के देखोगे, so this and this would be coming equal to each other। ये जो था ये हो रहा था एच स्क्वायर, नहीं हाँ एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ट्वेल्व टू। मेरे को एक बार इस सम को दोबारा देखना है, जस्ट आई चेक माय अप्रोच, आप लोग भी देख लेना। आई थिंक माय अप्रोच इज करेक्ट, कुछ गलती तो नहीं है। इफ देयर इज एनीथिंग आई लेट यू नो। तो अभी हमने आज की क्लास में जो जो बनाया है ना, उसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। बहुत सारी चीजें की आज हमने, जो भी किया है इट इज ऑल अराउंड लाइक बिल्ट अराउंड द पॉइंट आर्किमेड्स प्रिंसिपल। आर्किमेड्स प्रिंसिपल काफी ज्यादा एप्लीकेशंस लिए हुए अपने में है। एक कॉन्सेप्ट होता है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी it is given by specific gravity is given by, लिख लो, इसी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। दिस इज गिवन एज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, जो भी अपन ले रहे हैं, या सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, रो फॉर दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, दोनों को एक ही यूनिट में रखते हैं ऑफ कोर्स। तो अगर आप लेट्स से डेंसिटी ऑफ वाटर देखते हो, तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। एंड इट इज गिवन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, और ऐसा भी लिखते हैं, अलग अलग तरीके हैं लिखने के, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो कई सारे सवाल इसके ऊपर बेस्ड भी बन सकते हैं। मैं आपको एक सवाल भेजता हूँ, ठीक है, इसको ट्राई आउट करो घर पे, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। सो दिस इज द लॉजिक, ठीक है। और भी कुछ कुछ सवाल हैं, आप अगली क्लास में देखते हैं। लेट्स से एक यहाँ पर आपने ऐसे लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा ऊपर की तरफ, और एक और लिक्विड है वो ऐसा नीचे की तरफ है, ऐसा, ठीक है। दोनों लिक्विड्स जो है वो इममिसिबल है। दोनों लिक्विड्स कैसे हैं, इममिसिबल है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपने एक यहाँ पर इस तरह से सॉलिड बॉडी ले ली जिसका वॉल्यूम v है, जिसका वॉल्यूम v है। उसमें से जो v1 वॉल्यूम है वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है, v1 वॉल्यूम नीचे की तरफ फ्लोट कर रहा है। तुमको क्या बताना है, v1:v2 का रेशियो कितना होगा। टोटल वॉल्यूम v है इस सॉलिड की, टोटल वॉल्यूम रो एस इज इक्वल टू v, ठीक है। यहाँ का लिक्विड आप मान लो रो 2 है, ये रो 1 है। क्वेश्चन कहता है कि रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2। जो भी डेंसर लिक्विड होता है ना वो हमेशा नीचे फ्लोट कर रहा होता है, जो लाइटर है वो ऊपर की तरफ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि आपको बताना अगर अगर
ऊपर की तरफ जो लिक्विड है यहाँ पर, जितना सॉलिड है, सॉरी, अगर उस सॉलिड की वॉल्यूम है V2 और नीचे की तरफ जो सॉलिड है, लेट्स से अगर उसकी वॉल्यूम है V1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 V2 इज टू V1, V2 इज टू V1? क्या करोगे? लॉजिक क्या लगाओगे कि जो इसके ऊपर आपकी बार बॉयंसी लग रही है वो दोनों अलग अलग लगा रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग बॉयंसी लगा रहे हैं और टोटल वेट को बैलेंस कर रहे हैं, टोटल वेट को बैलेंस कर रहे हैं। ये लॉजिक है आपकी बार, ठीक है। तो बॉयंसी इज बीइंग इक्वेटेड बाय द टोटल वेट, ठीक है। तो थोड़े से सवाल बनाओ, थोड़े से सवाल बुक से बनाओ, प्लस मुझे याद दिलाओ एक बार ग्रुप पे एनीवन कि थोड़े से इसको मैं आपको एक दो और क्वेश्चन भेजता हूँ। काफी सवाल एक्चुअली इसमें बनते हैं अगली क्लासेस में ना। एक्सेलरेटेड लिक्विड्स, आपका एक्सेलरेटेड लिक्विड, राइट, और लिक्विड फ्लो देखते हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड एक्सेलरेटेड लिक्विड। ये दो टॉपिक्स हैं, मतलब एक्सेलरेटेड लिक्विड तो छुटकू सा है, अगली क्लास में ये दो देखते हैं एंड वील फिनिश ऑफ विद दिस टॉपिक, एक्सेलरेटेड लिक्विड एंड फ्लूइड फ्लो। उस पे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ये दोनों हो जाते हैं तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बैरोमीटर की वर्किंग अगर आप लोग चाहोगे तो वो भी देख लेंगे, तुम्हारी बुक में है शायद, कुछ किताबों में दिया हुआ है। सो वील हैव अ लुक इफ वी हैव टाइम, अदरवाइज आई विल टेल यू किस तरह से बनाते हैं। फ्लूइड फ्लो में आपके पास दो इक्वेशंस आएगी मेन। एक को अपन कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, अपन ने क्लास में देखी थी छोटे से टर्म्स में, फिर से देख लेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, और दूसरे को कहते हैं अपन बर्नौली थ्योरम, ठीक है। उस दिन अपन ने देखा था क्लास में, लेकिन फिर भी अच्छे से देखेंगे। प्लस वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होता है वो देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होता है, बर्नौली थ्योरम देखेंगे, ठीक है। आई थिंक दिस विल कवर अ लॉट। एक्सेलरेटेड लिक्विड मैंने आपको बताया ना, बहुत प्यारे क्वेश्चंस है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट ड्यू टू फ्लूइड फ्लो, पावर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है, वो काफी मतलब मजेदार है। अगर HCV लगा लेते हो ना, तुम्हारे HC वर्मा लगा लेते हो अगर इससे, तो बहुत प्यारी चीज हो जाएगी। कर लो, अगर हो सकेगा तो HC वर्मा लगाना शुरू करो, ठीक है। एक बार ये हो जाता है तो अपन फ्लूइड का एक मेजर पार्ट खत्म कर लेंगे, फिर सरफेस टेंशन वाली सब एप्लीकेशंस आ जाएगी। इसके बाद सरफेस टेंशन शुरू हो जाता है। तो ये 6 मेन टॉपिक है, 1 बाय 1 हमको इनमें कर लेना है। तो ये 1, ये 2 और ये 3। और घर पे एक बार HC वर्मा पढ़ना शुरू करो, जस्ट रीड आउट HC वर्मा, रीड करो और इसके एग्जाम्पल लगाओ, सॉल्व एग्जाम्पल्स। प्लस जब जब टाइम ये सॉल्व एग्जाम्पल्स पूरे कर लेते हो तो इसके ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 दोनों लगाओ पूरे पूरे, ठीक है। और इसके तो तुम पूरे एक्सरसाइज भी लगा सकते हो, मुश्किल से गिन के 35 क्वेश्चंस है। 35 क्वेश्चंस का मतलब होता है तुम्हारा 2 घंटा लगेगा, ठीक है। तो HC वर्मा इस पूरे 1 महीने में खत्म कर लो, हर दिन एक 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 एक, एक चैप्टर लगाते जाओ, 35 क्वेश्चंस बैठो और लगाओ, आज वही लगाना है ऐसा करके, ठीक है। और पुराना वाला रिवाइज करते हो, जैसा 1 घंटे का मैंने तुमको प्लान बताया, 5-5 करे और 1 घंटा एक दिन HC वर्मा लगाए बैठ के रिविजन करके उस चैप्टर की, ठीक है। सो ये मेन चीजें हैं जो हमने करनी है, ठीक है। रिविजन शुरू कर दो अच्छे से, फटाफट से 1 मिनट रिविजन करते हैं जो भी हमने पढ़ा उसका। आज की क्लास में हमने देखा कि भैया आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के फ्लोटेशन आर्किमेड्स प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, फ्लोटेशन का लॉ क्या है, ठीक है। उस पर अपन ने तरह तरह के भांति भांति के सवाल बनाए, है ना। फिर केसेस देखे अपन ने, उन केसेस को बनाते चले गए। बहुत ही मज़ेदार केसेस हैं, ऐसे तुमको जिस ढंग से मैंने लिखवाया है पिक्चर्स के साथ, डायग्राम्स के साथ, ये बहुत हेल्प करेगा व्हेन यू आर रिवाइजिंग। कुछ अगर छूट गया तो क्लास के बाद कवर कर लो, ठीक है। तुम्हारे पास प्योरिटी वाले केसेस आते हैं, इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। प्योरिटी वाले केसेस आते हैं, और ये जो टॉपिक है ना बर्नौली और कंटिन्यूटी, इससे तो इतने गजब गजब इन तीनों से मिला के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब वाओ। तो वी आर गोइंग टू सी देम इन द कमिंग क्लास। विल ट्राई टू सी जितना हम कर सकते हैं। जो आपका
ये वाला चैप्टर है सरफेस टेंशन, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। एक और इसमें पॉइंट है जो मैं रह गया था, दिस इज विस्कोसिटी। ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में के बाद विस्कोसिटी वाला एक छोटा सा टॉपिक है, we'll have a look at it also. So viscosity and Stokes law. सरफेस टेंशन में काफी कुछ आ जाता है, कैपिलैरिटी आ जाता है, एक्सेस प्रेशर आ जाता है, सरफेस एनर्जी आ जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाता है स्टोक्स लॉ में। तो we'll have look at Stokes law and viscosity. यहाँ पर कैपिलैरिटी आ जाता है, और तुम्हारा एक्सेस प्रेशर पे क्वेश्चन बन जाते हैं। इस पे भी बहुत गजब सवाल बनते हैं एक्सेस प्रेशर पे। मैं जो तुमको लॉजिक समझाने वाला हूँ, तुम देखना कैसे सवाल ऐसे लगने लगेंगे, मजे आएंगे, मतलब मजा आएगा, मतलब यू विल एंजॉय द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, कूल, ओके देन हमें ये सब देखना है, देखते हैं, एक दो क्लास शायद और लगे खत्म हो जाएगा, फिर अपन वेव्स करते हैं। आफ्टर दिस वी विल बी गोइंग विथ वेव्स। वेव्स का हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कर चुके हैं। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट जो आता ही है हर क्लासेस में, फिर आगे देखते हैं। राइट, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। सर नोट्स भेजिए आज के भी। हाँ, आज के भी मैं भेज दूंगा, बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। सो यहाँ पर हम लोग आज के इस सेशन को एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो, और आप भी इस तरह से इंटरेक्टिव अंदाज में फिजिक्स को सीखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उसके मज़े लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं लाइव क्लासेस में। मेरा नंबर लिख लीजिए 7974355374। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। मेरा नाम है खुशवंत फतनानी, है ना। और आज की क्लास में हमने जो भी सीखा उससे सबक ये था कि कई बार आपको सवाल देखने में चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन आप जिन कॉन्सेप्ट्स को पहले ही जानते हैं, अलग अलग चैप्टर्स से आपने सीखा है, उनको कलेक्ट करके लगाइए, देखिए आपके सारे सवाल कैसे बनते जाते हैं। तो इस शुभ विचार के साथ थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।